अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर यूनिट नंबर 3 वेक्टर्स को स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 3 में वेक्टर्स हमारे पास जो टॉपिक है उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने फिजिक्स में पढ़ी हुई हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए नई हैं, तो सबको इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो हम 2D वेक्टर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है कि वेक्टर होता क्या है, तो कोई ऐसे एक मैथमेटिकल क्वांटिटी जिसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड दोनों की ज़रूरत हो, ऐसे क्वांटिटी को कहते हैं वेक्टर। हम स्टार्ट करते हैं 2 डायमेंशनल वेक्टर्स, यानी कि सपोज हम एक 2 डायमेंशन प्लेन ले लेते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का, और यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं बी। लेट्स सपोज हमने ये एक पॉइंट ले लिया P। इसको जब हम कनेक्ट करेंगे ओरिजिन के साथ तो ये हमें एक वेक्टर देगा OP, एक ऐसा वेक्टर जो ओरिजिन से स्टार्ट होके P पे एंड हो रहा है। सपोज कि हमारे पास P जो है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं AB, तो यहाँ पे ये जो वेक्टर होगा OP, ये एक पोजीशन वेक्टर होगा। पोजीशन वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जो ओरिजिन से स्टार्ट होता है और किसी भी पॉइंट पे जाके एंड हो जाता है। इसको लिखने के कई मेथड हैं, यानी कि इसको हम यूं भी लिख सकते हैं A, B ऑर्डर पेयर फॉर्म में। इसको यूं भी लिखा जा सकता है इनर प्रोडक्ट ए बी, यानी कि लेस देन ग्रेटर देन के साइन के साथ, और इसको फिर कंपोनेंट्स फॉर्म में ए इंटू आई कैप प्लस बी इंटू जे कैप भी लिखा जाता है। ओपी का मतलब इसके एक्स एक्सिस का लॉन्ग डिस्टेंस जो है वो ए है और इसके वाई एक्सिस का जो डिस्टेंस है वो बी है। तो ये एक पोजीशन वेक्टर है। सेम इसी तरह हम एक और पॉइंट ले लेते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया और इसको हमने कह दिया कि ये क्यू है और इसके कोऑर्डिनेट्स को कह देते हैं सी कॉमा डी। यानी कि जब हम इसको कनेक्ट करेंगे ओरिजिन के साथ तो ये हमारे पास एक और वेक्टर आ जाएगा ओ क्यू। तो इस केस में ओ क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, तो वो इक्वल हो जाएगा हमारे पास सी इंटू आई कैप प्लस डी इंटू जे कैप। तो ओ क्यू भी है जो है वो एक पोजिशन वेक्टर है। लेकिन अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करें, यानी कि हम पी को कनेक्ट करते हैं क्यू के साथ, तो भी हमारे पास एक वेक्टर आएगा, लेकिन वो वेक्टर पोजीशन वेक्टर नहीं होगा। यानी कि हम पी से एक लाइन स्टार्ट करते हैं और क्यू पे आते हैं, तो दिस इज आल्सो अ वेक्टर। अब ये जो वेक्टर है जो कि पी से स्टार्ट होकर क्यू पे आ रहा है, पी क्यू, इसकी डायरेक्शन आपको पता है ये इस तरफ है क्यू की तरफ, तो ये पोजीशन वेक्टर नहीं है। अब पोजीशन वेक्टर नहीं है तो ये कैसे फाइंड करेंगे, तो इसको फाइंड करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है हेड टू टेल रूल की। अब हेड टू टेल रूल क्या होता है वो भी देख लेते हैं। हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग आपके पास तीन या तीन से ज्यादा वेक्टर्स ऐड हो रहे हो तो उनमें एक वेक्टर आपको हमेशा रिजल्टेंट मिलता है। वो वेक्टर रिजल्टेंट कौन सा होता है, जो हेड को हेड से और टेल को टेल से कोइंसाइड कर रहा होता है। तो अगर आप और करें इस वेक्टर के ऊपर जो कि वेक्टर है ओ क्यू, तो यहाँ पे देखें तो क्यू ओ क्यू की टेल ओ पी की टेल से कोइंसाइड कर रही है, और इस पॉइंट पे देखें तो ओ क्यू का हेड जो है वो पी क्यू के हेड से कोइंसाइड कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो ओ क्यू है डेट इज द रिजल्टेंट ऑफ, किसका रिजल्टेंट है, तो ये रिजल्टेंट है हमारे पास ओ पी प्लस पी क्यू का। और यहाँ से फिर मैं पी क्यू फाइंड करूंगा कि पी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा। पी क्यू के लिए इस टर्म को दूसरी साइड पे जाना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास फिर ओ क्यू माइनस ओ पी। एक ऐसा वेक्टर जो P से स्टार्ट होके Q पे एंड हो रहा है, यानी कि उसका जो इनिशियल पॉइंट है वो P है और उसका जो टर्मिनल पॉइंट है वो Q है, वो इक्वल होता है टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, यानी कि ओ क्यू माइनस ओ पी। जैसे अगर हमें कहीं कहा जाएगा कि ए बी फाइंड करें, तो ए बी हम कैसे फाइंड करेंगे, ओ बी माइनस ओ ए, यानी कि टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो ये सबसे पहली चीज़ थी जो कि हमें ज़रूरत पड़ती थी एक्सरसाइज 3.1 में, उसको हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो इसके बाद जो दूसरी चीज़ हमें यूज़ होनी है बहुत ज़्यादा, वो है हमारे पास पैरेलल वेक्टर्स। ये ऐसा टॉपिक है, कॉन्सेप्ट जो कि पूरे इस चैप्टर में यूज़ हो रहा है। पैरेलल वेक्टर्स हम कहते हैं टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल इफ। दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं, यहाँ पे फिलहाल हमें सिर्फ दो कंडीशन की जरूरत है, बाकी कंडीशन हम आहिस्ता आहिस्ता डेवलप कर लेंगे। इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी, और वेक्टर बी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए, वेयर लैम्डा इज एनी स्केलर। यहाँ पे दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं अगर वो एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल हो, यानी कि या तो ए इज इक्वल टू लैम्डा बी होगा या बी इज इक्वल टू लैम्डा ए होगा। यहाँ पे लैम्डा क्या है, लैम्डा कोई भी एक स्केलर क्वांटिटी है। और या फिर उनके जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं ए कैप और बी कैप, ये हमेशा इक्वल होंगे। ए कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए और बी कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी। सो दो वेक्टर्स अगर पैरेलल हों तो हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं। पहली क्या, या वो एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल्स होते हैं या उनके जो यूनिट वेक्टर्स हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। जैसे लेट्स सपोज ये हमारे पास है एक वेक्टर कह देते हैं वेक्टर ए, और इसी की डायरेक्शन में एक और वेक्टर ये है वेक्टर बी, तो क्योंकि इनकी डायरेक्शन सेम है तो इसका मतलब ये दोनों पैरेलल है। अब ए की जो लेंथ है वो ग्रेटर है बी से, लेकिन इन दोनों की डायरेक्शन में अगर कोई यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे तो एक ऐसा वेक्टर जिसका लेंथ 1 होगी वो हमेशा एक यही वेक्टर होगा जिसे हम कहेंगे यूनिट वेक्टर। दो वेक्टर्स अगर पैरेलल हों तो दो कंडीशंस हमारे पास हैं। पहला, वो एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल होते हैं, और दूसरा, उन दोनों के यूनिट वेक्टर्स आपस में इक्वल होते हैं। इसके बाद हमारे पास तीसरा कॉन्सेप्ट है, वो है हमारे पास यूनिट वेक्टर
इन द डायरेक्शन ऑफ अनदर वेक्टर, यानी कि आपको एक कहा जाएगा कि एक वेक्टर है और उसके डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर फाइंड करें। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? सपोज आपको कहा जाता है कि आपको एक वेक्टर दिया हुआ है ए, वेक्टर ए, और उसकी डायरेक्शन में आपने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो उसकी डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उसे हम कहेंगे ए कैप, और ए कैप इक्वल होता है हमारे पास वेक्टर ए ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है? तो मैग्नीट्यूड इक्वल होता है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर, अगर वेक्टर 3D हो। अगर 3D नहीं है, 2D है, तो जस्ट पहले दो टर्म्स आएंगी, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। यानी कि लेट्स सपोज अगर आपके पास दिया हो कि आपको ए वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप, और आपने फाइंड करना है इसका मैग्नीट्यूड, 2 डायमेंशन ले लेते हैं, 2i कैप प्लस 3j कैप। तो ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर यानी कि एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, और यूं हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 13। तो ये आ जाएगा हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए। सो यूनिट वेक्टर जब भी आप फाइंड करेंगे, आप क्या करेंगे? उसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास जो आंसर है वो एक यूनिट वेक्टर आ जाएगा। और यहाँ तक फाइंड करने के बाद हमारे पास एक और फार्मूला जो कि यूज हो रहा है फर्स्ट एक्सरसाइज में, वो है रेशो फार्मूला। रेशो फार्मूला क्या होता है पहले लिखते हैं, और फिर उसके बाद इसको भी डिफाइन करते हैं कि ये क्या चीज़ है। रेशो फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर कोई भी आप दो वेक्टर ले लें, सपोज हम ये 2 डायमेंशनल प्लेन ड्रॉ करते हैं और इस पे दो वेक्टर ले लेते हैं। एक वेक्टर यहाँ पे आ जाएगा, इसको नाम दे देते हैं वेक्टर ए, और एक वेक्टर यहाँ पे कह देते हैं और इसको नाम दे देते हैं वेक्टर बी। अब इसको कनेक्ट करते हैं इसके साथ, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ए, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं बी, और ये इनकी डायरेक्शन डिफाइन कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ जो देखने वाली है वो ये कि ओ ए जो है वो इक्वल है स्मॉल ए के, यानी कि ओ ए का पोजीशन वेक्टर, और जो ओ बी है वो इक्वल है हमारे पास बी के। अब इस वो जो वेक्टर है ए बी, इसके ऊपर ये एक कोई भी एक पॉइंट है, इसको नाम दे देते हैं पी एक्स वाई, फिलहाल हमें नहीं पता। ये जो वेक्टर है ये हमारे ए बी को डिवाइड कर रहा है m रेशो n में, यानी कि इससे पहले जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक वो m है, और इससे लेकर इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो n है। तो ये जो p है ये फिर कैसे फाइंड करते हैं? तो इस p को फाइंड करने का जो हमारे पास होता है, इस p का जो हमारे पास है पोजीशन वेक्टर, सॉरी पोजीशन वेक्टर, वो कैसे फाइंड करते हैं? वो वेक्टर होगा जो इसको कनेक्ट करेगा ओरिजिन के साथ। तो इसको फाइंड करने का हमारे पास एक फार्मूला होता है जिसे हम कहते हैं रेशो फार्मूला। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप फाइंड करोगे n इंटू ए प्लस m इंटू बी होल डिवाइडेड बाई m प्लस n, और ये तब जब आपके पास p डिवाइड करेगा किसको? p डिवाइड्स ए बी इंटरनली, p उनको इंटरनली डिवाइड कर रहा है। इंटरनली डिवाइड करने का मतलब कि उनको इनसाइड ही डिवाइड कर रहा है, यानी कि p उनके इनसाइड आ रहा है। लेकिन एक और केस होता है कि जब हमारे पास p उनको इंटरनली डिवाइड करने के बजाय एक्सटर्नली डिवाइड करता है। एक्सटर्नली डिवाइड कैसे करता है उसके लिए भी हमें ग्राफ बना लेते हैं। सपोज हमारे पास एक और 2 डायमेंशनल प्लेन में दो वेक्टर्स हैं, एक को नाम दे देते हैं हम वेक्टर ए, इस पॉइंट को तक आता है वेक्टर ए, और एक को नाम दे देते हैं वेक्टर बी जो कि यहाँ तक आ रहा है। अब ए और बी को जब हम कनेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास एक वेक्टर बनेगा, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे एक पॉइंट पी कह देते हैं, तो इसको जब कनेक्ट करेंगे ओरिजिन के साथ तो ये वो पोजीशन वेक्टर होगा जो हमारे ए टू और बी को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। अब ये इंटरनली डिवाइड नहीं कर रहा क्योंकि ये उन दोनों के इनसाइड नहीं आ रहा बल्कि ये आउटसाइड आ रहा है। तो इस केस में जो डिस्टेंस होगा ए टू पी ये वही होगा m, और ये जो डिस्टेंस होगा ये वही होगा n, लेकिन फार्मूला यहाँ पे चेंज हो जाएगा। इस केस में जो हमारे पास फार्मूला होगा ओ पी का वो चेंज होके कुछ इस तरह बन जाएगा, यानी कि माइनस n इंटू वैक्टर ए प्लस m इंटू वैक्टर बी ओवर m माइनस n। ये तब आप यूज़ करेंगे जब p डिवाइड्स ए बी एक्सटर्नली, यानी कि जब p जो है वो उनको इंटरनली डिवाइड करने के बजाय एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। फर्क क्या है? सिर्फ n की जगह माइनस n आ जाएगा, बस बाकी कोई फर्क नहीं है, बाकी फार्मूला सब वही सेम है। तो अब यही कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारे पास यूज हो रहे हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में, और अब हम मूव करते हैं अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। अब चलते हैं एक्सरसाइज 3.1 के ऊपर। कहता है क्वेश्चन नंबर 1 में इन द फॉलोइंग फाइंड रिक्वायर्ड वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म गिवन दैट p आपको पॉइंट दिया हुआ है, q दिया हुआ है, r दिया हुआ है और s दिया हुआ है। पार्ट नंबर 1 में आपने फाइंड करना है p q, अ वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम p एंड एंडिंग एट q। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले एक ऐसा वेक्टर देखा था कि जिसका इनिशियल पॉइंट भी हमें पता हो और फाइनल टर्मिनल पॉइंट भी। तो p q किसके इक्वल हो जाएगा? देखेंगे वो इक्वल हो जाएगा हमारे पास o q माइनस o p। अब o q और o p ये कहाँ से आएगा?
तो ये है हमारे पास P, तो यहाँ से पता चला कि OP इज़ इक्वल टू 3 इंटू आई कैप माइनस 1 इंटू जे कैप। और ये है हमारे पास Q, तो यहाँ से पता चला कि जो OQ है वो इक्वल हो जाएगा हमारे पास -4 इंटू आई कैप माइनस 6 इंटू जे कैप। दोनों की जगह वैल्यूज पुट करते हैं। OQ का मतलब -4 आई कैप माइनस 6 इंटू जे कैप माइनस OP का मतलब 3 आई कैप माइनस जे कैप। माइनस के साथ ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो यह आ जाएगा -4 आई कैप माइनस 6 इंटू जे कैप माइनस 3 आई कैप एंड प्लस जे कैप। आई के साथ ऐड होगा जे के साथ, तो -4 आई माइनस 3 आई यानी कि ये आ जाएगा -7 आई कैप माइनस 6 जे प्लस जे यानी कि -5 इंटू जे कैप। और यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट में हमें कहा हुआ है फाइंड करने के लिए 3PQ माइनस RS। तो सेम जैसे फर्स्ट पार्ट किया सेम उसी तरह करते लिखेंगे कि सबसे पहले 3PQ माइनस RS दिस इज इक्वल टू 3 एज इट इज PQ अभी हमने फर्स्ट पार्ट में फाइंड किया था जो कि इक्वल आया था -7 आई कैप माइनस 5 जे कैप माइनस RS को भी ओपन करते हैं कंपोनेंट्स फॉर्म में, तो ये इक्वल हो जाएगा OS माइनस OR। वैल्यूज पुट करते हैं, तो दिस इज इक्वल टू -21 आई माइनस 15J माइनस OS एंड प्लस OR। माइनस के साथ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। अब OS और OR की जो वैल्यू है जो कि क्वेश्चन में मैंने दी हुई है वो लिख लेते हैं, यानी कि ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास -21 इंटू आई माइनस 15 इंटू जे माइनस OS हमारे पास है 2 एंड 5 यानी कि 2i प्लस 5J प्लस OR और OR हमें दिया हुआ है 1 एंड 4 यानी कि I प्लस 4 इंटू जे। अब इसको सिंप्लीफाई करना है जब बाकी तो तकरीबन सारा कंप्लीट है, यानी कि ये इक्वल हो जाएगा -21 आई कैप माइनस 15 जे कैप माइनस 2 आई कैप माइनस 5 जे कैप प्लस आई कैप एंड प्लस 4 जे कैप। आई कंपोनेंट्स को एक जगह लिखते हैं -21 आई माइनस 2 आई एंड प्लस आई दिस इज इक्वल टू -22 आई माइनस 15J माइनस 5J एंड प्लस 4J यानी कि ये इक्वल हो जाएगा -16J। और यहाँ पे हमारा जो सेकंड पार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद आते हैं पार्ट नंबर 3 पे, जिसमें कहा हुआ है कि 2PR प्लस 3PS। तो सबसे पहले इसको कंपोनेंट फॉर्म में चेंज करेंगे, यानी कि 2PR प्लस 3PS दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स OR माइनस OP सेकेंड माइनस फर्स्ट प्लस 3 PS इक्वल हो जाएगा हमारे पास OS माइनस OP यानी कि सेकेंड माइनस फर्स्ट की इक्वल हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन करते हैं 2 टाइम्स OR माइनस 2 टाइम्स OP plus 3 times OS minus 3 times OP. This is equal to 2OR plus 3OS 2OR plus 3OS ये हाँ प्लस 3OS माइनस 2OP माइनस 3OP यानी कि ये आ जाएगा -5OP। अब इन तीनों की जगह इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, OR की जगह OR की वैल्यू, तो ये आ जाएगा हमारे पास दिस इज इक्वल टू 2OR है हमारे पास I प्लस 4 इंटू जे प्लस 3 एज इट इज OS हमारे पास है 2i प्लस 5J माइनस 5 OP की जगह 3i माइनस J। तो हमने सबकी जगह उनकी वैल्यू पुट कर दी। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो यह आ जाएगा 2i कैप प्लस 4 टू ज़ा 8 इंटू जे कैप प्लस 3 टू ज़ा 6 आई कैप और ये आई कैप है आई कैप प्लस 5 3 ज़ा 15 इंटू जे कैप माइनस 5 3 ज़ा 15 आई कैप एंड माइनस माइनस प्लस 5 जे कैप। दिस इज इक्वल टू 2i प्लस 6i 8i माइनस 15i यानी कि ये आ जाएगा -17i 8J प्लस 15J 23J प्लस 5J प्लस 28J। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया पार्ट नंबर 3 का। इसके बाद आते हैं पार्ट नंबर 4 पे। पार्ट नंबर 4 में देखते हैं कि उसने हमें क्या प्रूव करने के लिए दी। तो पार्ट नंबर 3 में हमें कहता है 1/2PQ प्लस 5/2PR माइनस 3/2 इंटू QS। तो सबसे पहले इनको चेंज करेंगे कंपोनेंट फॉर्म में, यानी कि हम सोल्यूशन में लिखेंगे। सबसे पहले तो डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो 1/2 कॉमन है, तो 1/2 कॉमन ले लेते हैं, तो यह आ जाएगा PQ प्लस 5PR माइनस 3QS। सबको कंपोनेंट फॉर्म में चेंज करते हैं, यानी कि 1/2 यह आ जाएगा हमारे पास OQ माइनस OP प्लस 5 एज इट इज, ये आ जाएगा हमारे पास OR माइनस OP एंड माइनस 3QS इक्वल हो जाएगा हमारे पास OS माइनस OQ। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो यह आ जाएगा 1/2 OQ माइनस OP प्लस 5 OR माइनस 5 OP माइनस 3 OS एंड प्लस 3 OQ। अब OP वाली टर्म आई थिंक एक -1 है और एक -5 है, तो इनको एक जगह लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1/2 OQ प्लस 5 OR माइनस 6
ओ पी, क्योंकि माइनस ओ पी माइनस 5 ओ पी माइनस 6 ओ पी हो जाएगा, माइनस 3 ओ एस एंड प्लस 3 ओ क्यू, ये सारी वैल्यूज एज इट इज। अब इन सब की जगह जो वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है वो पुट कर लेते हैं। ओ क्यू की जगह ओ क्यू वाली, तो ये वो वैल्यू मैंने सारी लिख ली जो यहाँ पे यूज हो रही है। अब इनको पुट भी कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू 1/2 स्टार्ट में ओ क्यू किसके इक्वल दिया हुआ है, -4i - 6j प्लस 5 ओ आर हमें दिया हुआ है i प्लस 4j, ये भी एज इट इज, -6 ओ पी हमें दिया हुआ है 3i - j, ये भी पुट कर दिया। फिर रह गया -3 ओ एस हमें दिया हुआ है 2i प्लस 5j, और ओ एस के बाद +3 ओ क्यू हमें दिया हुआ है -4i - 6j, -4i - 6j। यहाँ तक सारी वैल्यूज पुट करने के बाद अब हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं, यानी कि यह आ जाएगा -4i - 6j प्लस 5i प्लस 20j -18i प्लस 6j -6i -15j -12i -18j। अब सेम कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं, आई के साथ जे और जे के साथ। दिस इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज -4i प्लस 5i, यानी कि i -18i -17i -6i -23i -12i, यानी कि -35i, तो ये आ जाएगा -35i कैप। अब ये वाले कंपोनेंट्स, -6j प्लस 20j 14j प्लस 6j 20j दोबारा आ गई, यानी कि 6j -6j से होगा कैंसर, तो 20j -15j 5j -18j -13j। तो यूँ हमारे पास फाइनल आंसर आ गया थर्ड पार्ट का। अब आते हैं इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ, लास्ट पार्ट जो है इसका, 3 स्क्वायर एस पी -4 स्क्वायर सॉरी 3 स्क्वायर पी एस -4 स्क्वायर एस पी प्लस क्यू पी। तो हम 3 का स्क्वायर 9 इंटू एस पी पी एस जो है वो इक्वल हो जाएगा हमारे पास ओ एस माइनस ओ पी, माइनस 4 का स्क्वायर 16 एस पी इक्वल हो जाएगा हमारे पास ओ पी माइनस ओ एस, एंड प्लस क्यू पी इक्वल हो जाएगा हमारे पास ओ पी माइनस ओ क्यू। सबको हमने कंपोनेंट फॉर्म में लिख लिया, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 9OS माइनस 9OP माइनस 16OP प्लस 16OS प्लस OP माइनस OQ। सेम कंपोनेंट्स को ऐड कर देते हैं, यानी कि 9OS प्लस 16OS, ये आ जाएगा हमारे पास 25OS माइनस 9OP माइनस 16OP, यानी कि -25OP एंड प्लस OP, यानी कि -24OP। तीन कंपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे, -24OP एंड -OQ हमारे पास रह गया एज इट इज। अब इन सब की वैल्यू जो दी हुई है क्वेश्चन में वो देख लेते हैं। तो ये वो वैल्यू लिखी हुई है जो क्वेश्चन में हमें दी हुई है, इन सब की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 25OS का मतलब 2i प्लस 5j -24 एज इट इज, OP की जगह उसकी वैल्यू यानी कि 3i माइनस जे, और -OQ की जगह उसकी वैल्यू -4i माइनस 6j। ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 25 इंटू 2 50 आई कैप प्लस 25 इंटू 5 125 जे कैप माइनस 24 इंटू 3, यह आ जाएगा हमारे पास 72 आई कैप प्लस 24 जे कैप माइनस माइनस प्लस 4 आई कैप एंड माइनस माइनस प्लस 6 जे कैप। अब इनको सिंप्लीफाई करना है, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, और के को के साथ, तो 50i माइनस 72i माइनस 22i प्लस 4i, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास -18i 125j प्लस 24j, यानी कि 149 एंड प्लस 6 155, तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस 155j। और यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी पार्ट नंबर 5 में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। आपने प्रूव करना है कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं ए बी और सी ये कोलिनियर हैं। तो इसको प्रूव करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। सबसे पहले देखें कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं क्या, कौन से हैं। सपोज हमारे पास ये एक लाइन जा रही है स्ट्रेट, तो इसी लाइन के ऊपर पॉइंट नंबर ए, इसके बाद फिर पॉइंट नंबर बी, और फिर उसके बाद पॉइंट नंबर सी, तो 3 पॉइंट्स तो ऐसे कोलिनियर होते हैं जो एक ही पॉइंट लाइन के ऊपर लाई करते हैं। तो इनको प्रूव करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। सबसे पहले द लेंथ ऑफ ए टू बी प्लस द लेंथ ऑफ बी टू सी इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ ए टू सी। ये पहला हमारे पास मेथड है ये प्रूव करने के लिए कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। या दूसरा हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि ए बी इज पैरेलल टू बी सी, यानी कि ए बी, ये जो वेक्टर है ए बी, और ये जो दूसरा वेक्टर है बी सी, ये दोनों पैरेलल हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो दूसरा मेथड है ये ज़्यादा बेहतर है, ए बी इज पैरेलल टू बी सी। तो मैं इसी मेथड से आपको करवा देता हूँ कि ए बी इज पैरेलल टू बी सी। अगर ये प्रूव हो जाए तो इसका मतलब कि ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं यहाँ पे ए बी इक्वल होता है हमारे पास ओ बी माइनस ओ ए। मुझे दोनों की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन दी हुई है। ओ बी का मतलब 6i प्लस 0j एंड माइनस ओ ए का मतलब i प्लस 0j। दिस इज इक्वल टू, ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो यह आ जाएगा 6i माइनस आई विच इज इक्वल टू 5 टाइम्स i। अब ये आ गया हमारे पास आंसर ए बी का।
फिर उसके बाद फाइंड करते हैं बी सी का मतलब ये हमारे पास होता है ओ सी माइनस ओ बी, सेकेंड माइनस फर्स्ट। ओ सी दिया हुआ है हमें 0i प्लस 0j एंड माइनस ओ बी भी दिया हुआ है 6i माइनस प्लस 0j। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -6i। अब हमने किसी तरह ये प्रूव करना है कि ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर हैं। तो मतलब आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि ए बी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी सी हो तो ये दोनों पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं, या यूं भी हो सकते हैं कि बी सी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए बी, दोनों में से जो भी हम प्रूव कर सकें। लैम्डा क्या है, कोई भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो बी सी क्योंकि मैंने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है तो मैं इसी को इन टर्म्स ऑफ ए बी फाइंड करूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो आंसर आया मेरे पास -6i, इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं, आई कैप एज इट इज। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ -5/i इंटू 5i कैप, यानी कि ये आ जाएगा -6/5 इंटू 5i कैप। वो किसके इक्वल है, वो तो ए बी के इक्वल है। तो यहाँ से देखें मैंने प्रूव कर दिया कि बी सी इज इक्वल टू -6/5 ए बी। यहाँ पे लेमडा की वैल्यू जो है वो -6/5 है, ये है लेमडा। तो क्योंकि ये प्रूव हो गया तो इसका मतलब ये दोनों पॉइंट वेक्टर जो है ये पैरेलल है, यानी कि यहाँ पे मैं लिखूंगा दिस इम्प्लाइज ए बी एंड बी सी आर पैरेलल। अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये प्रूव हो गया यहाँ से कि जो पॉइंट्स दिए हुए थे ए बी एंड सी, ये क्या हुए, फिर ये प्रूव हो गया कि ये हमारे पास आ गए कोलिनियर। अब हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है जिसमें कहता है इफ ए एंड बी आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ दिस एंड दिस वेक्टर फाइंड द वैल्यू ऑफ एम इफ ए एंड बी आर कोलिनियर। यानी कि ए और बी आप कोलिनियर दे दिए हैं और आपने एम की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्योंकि सबसे पहले लिखते हैं कि ए किसके इक्वल है, तो ए जो गिवन दिया हुआ है ये हमारे पास है 2a एंड -7, यानी कि इनको जब हम कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 2i -7j। और वेक्टर बी किसके इक्वल दिया हुआ है, ये इक्वल दिया हुआ है m/2 एंड 11, यानी कि m/2 इंटू आई कैप प्लस 11 इंटू जे कैप। गिवन दिया हुआ कि ए एंड बी आर पैरेलल, तो मैं लिखूंगा गिवन दैट ए इज पैरेलल टू बी। तो अगर ए और बी पैरेलल हैं तो हम लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी, यानी कि ए और बी जो है वो स्केलर मल्टीपल है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 2i -7j इज इक्वल टू लैम्डा इंटू m/2i प्लस 11j। राइट हैंड साइड पे ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 2i -7j is equal to lambda into m/2i plus 11 लैम्डा इंटू जे। दो वेक्टर्स अगर इक्वल हो तो उनके आई कंपोनेंट के इक्वल होते हैं और जे कंपोनेंट के इक्वल होते हैं, यानी कि यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 2 इज इक्वल टू लैम्डा m/2, 2 उधर चला जाएगा, 4 इज इक्वल टू लैम्डा m, और यहाँ से m का आंसर आ जाएगा मेरे पास 4 डिवाइडेड बाई लैम्डा, इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1। और जे को जे के इक्वल रखते हैं, -7 इज इक्वल टू 11 लैम्डा, तो यहाँ से लैम्डा का आंसर आ गया मेरे पास -7/11। तो मैं लिखूंगा यूजिंग लैम्डा इन इक्वेशन 1। तो जब इक्वेशन 1 में ये लैम्डा का जो आंसर है इसको पुट करूंगा तो m इज इक्वल टू 4/लैम्डा, लैम्डा की जगह -7/11, और डिवीजन के नीचे डिवीजन हो तो लास्ट टर्म ऊपर चली जाती है, तो यूं मेरे पास m का आंसर आ गया -44/7। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें u वेक्टर भी दिया हुआ है, वेक्टर v भी दिया हुआ है, वेक्टर w भी दिया हुआ है। आपको पहले पार्ट में कहता है x फाइंड करें विच सेटिस्फाई u -2x इज इक्वल टू x w प्लस 3v। तो सबसे पहले तो u जो गिवन दिया हुआ है वो लिखते हैं, u गिवन दिया हुआ है -i प्लस j, और v जो आपको दिया हुआ है वो है 0i प्लस j, और w आपको गिवन दिया हुआ है 3i प्लस 4j। एक और रिलेशन भी दिया हुआ है वो लिख लें, गिवन दैट हमें क्या गिवन दिया हुआ है कि u -2x इज इक्वल टू x w प्लस 3v। x वाली सारी वैल्यूज एक तरफ ले आते हैं और बाकी सब दूसरी तरफ, यानी कि w प्लस v को ले जाते हैं दूसरी साइड पे और x को ले आते हैं इस साइड पे। तो ये आ जाएगा हमारे पास u प्लस w माइनस 3v इज इक्वल टू x प्लस 2x विच इज इक्वल टू 3x। यानी कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 3x इज इक्वल टू u की जगह u वाली वैल्यू यानी कि -i प्लस j, प्लस w की जगह उसकी वैल्यू 3i प्लस 4j, एंड -3v की जगह उसकी वैल्यू यानी कि j कैप। दिस इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन करते हैं -i प्लस j प्लस 3i प्लस 4j एंड -3j। आई कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं, आई कंपोनेंट्स के साथ और j को j के साथ। दिस इज इक्वल टू -i प्लस 3i, तो यह आ जाएगा 2i, j प्लस 4j 5j माइनस 3j, तो यह आ जाएगा प्लस 2j। और दूसरी तरफ है हमारे पास 3 इंटू वैक्टर x, तो x किसके इक्वल आ जाएगा, 3 जब इधर आके डिवाइड हो जाएगा 2i प्लस 2j होल डिवाइडेड बाई 3, और यही चीज़ तो हमने फाइंड करनी थी।
अब 3 का पार्ट 2 जिसमें वो कहता है फाइंड u एंड v इफ u प्लस v इज इक्वल टू दिस वेक्टर एंड 3u प्लस 2v इज इक्वल टू दिस वेक्टर। तो सबसे पहले तो ये दोनों रिलेशन लिखते हैं। u प्लस v आपको दिया हुआ है 2i माइनस 3j, तो u प्लस v को लिख लेते हैं विच इज इक्वल टू 2i माइनस 3j। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1, और दूसरी इक्वेशन दी हुई है 3u प्लस 2v, और इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 2 यानी कि माइनस i प्लस 2j, इसको नाम दे दिया इक्वेशन 2। अब ये दो इक्वेशंस हैं जिनको हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, तो हम कहते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 2। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 2u प्लस 2v इज इक्वल टू 4i माइनस 6j, और इसको नाम दे दिया इक्वेशन 3। अब कहते हैं इक्वेशन 3 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 2 को, यानी कि माइनस 3u माइनस 2v इज इक्वल टू i माइनस 2j। इक्वेशन 3 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया इक्वेशन नंबर 2 को। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस पूरी टर्म के जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, तो वहाँ पे मैंने साइन चेंज करके सारी वैल्यू लिखी हुई है। अब सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या रह जाएगा वो लिख लेते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे देखें 2u माइनस 3u, तो ये आ जाएगा माइनस u, 2v माइनस 2v से कैंसिल विच इज इक्वल टू 4i प्लस i, ये आ जाएगा हमारे पास 5i माइनस 6j माइनस 2j, यानी कि ये आ जाएगा माइनस 8j। अगर माइनस को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेते हैं तो u इक्वल आ जाएगा हमारे पास माइनस 5i प्लस 8j, यानी कि दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 4। अब कहते हैं यूजिंग 4 in 1, यूजिंग इक्वेशन नंबर 4 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 4 में से v किसके इक्वल हो जाएगा, v हमारे पास इक्वल हो जाएगा 2i माइनस 3j माइनस v और v माइनस u सॉरी, और u की जगह आ जाएगा हमारे पास माइनस 5i माइनस 3j। अब माइनस के साथ ब्रैकेट ओपन करते हैं। जब माइनस के साथ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि ये आ जाएगा 2i माइनस 3j प्लस 5i प्लस 3j। ये एक मिनट 3j नहीं, ऐसे ये सॉरी प्लस 8j था, ये हमने गलती से 3j लिख दिया। दिस इज प्लस 8j, तो ये फिर हमारे पास इक्वल हो जाएगा माइनस 8j। सो 2i प्लस ये भी फिर i है, 2i प्लस 5i विच इज 7i एंड माइनस 11j। ये हमारे पास आंसर आ गया वेक्टर v का, और यहाँ पे हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में कहता है फाइंड इनिशियल पॉइंट ऑफ v। वी वेक्टर दिया हुआ है, उसका टर्मिनल पॉइंट दिया हुआ है और आपको उसका इनिशियल फाइंड करना है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट वेक्टर v इज इक्वल टू ए बी, यहाँ पे a उसका इनिशियल पॉइंट है जो कि हमने फाइंड करना है, और b उसका टर्मिनल पॉइंट है जो कि हमें दिया हुआ है। तो वेक्टर v दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो वेक्टर v हमारे पास आ जाएगा माइनस 3i प्लस j प्लस 2k, और ए बी ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी दिया हुआ है तो उसकी जगह वैल्यू पुट कर लेते हैं, और यहाँ से ओ ए को सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो ओ ए सब्जेक्ट जब बनेगा तो ये टर्म इधर आ जाएगी, और ये तीनों टर्म जो है ये दूसरी साइड पे चली जाएंगी। तो ये आ जाएगा हमारे पास ओ बी प्लस 3i माइनस जे माइनस 2k, यानी कि जब दूसरी साइड जाएंगे तो दोनों के साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। ओ बी दिया हुआ है उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, यानी कि 5i प्लस 0j प्लस के एंड प्लस 3i माइनस जे माइनस 2k, और अब इनको ऐड कर लेते हैं। 5i प्लस 3i ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 8i, 0j माइनस जे यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास माइनस जे, 3k माइनस 2k यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास माइनस के, और यूँ ये हमारे पास टर्मिनल पॉइंट आ गया v का। इसके बाद हमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 4, कहता है फाइंड m फॉर विच द वेक्टर a इज पैरेलल टू वेक्टर b। कहता है वेक्टर a और वेक्टर b पैरेलल हैं, आप m की वैल्यू फाइंड करें। तो हमें पता है कि जब वेक्टर दो इक्वल हों तो हम लिख सकते हैं कि a इक्वल टू लेमडा टाइम्स b। a की जगह a की वैल्यू पुट करेंगे तो वह आ जाएगा हमारे पास 3i प्लस 4j माइनस 9k इज इक्वल टू लेमडा इंटू b की जगह b की वैल्यू i प्लस mj माइनस 3k। लेमडा के साथ ब्रैकेट ओपन करते हैं, लेमडा टाइम्स i प्लस लेमडा इंटू एम इंटू जे एंड माइनस 3 लेमडा इंटू के। तो आपको पता है कि अगर दो वेक्टर्स इक्वल हों तो उनके i कंपोनेंट के इक्वल होता है, उनका j कंपोनेंट के इक्वल होता है, और k कंपोनेंट के इक्वल होता है। तो यहाँ पे भी हम तीनों को इक्वेट करेंगे, यानी कि i कंपोनेंट इक्वल हो जाएगा i कंपोनेंट के, तो 3 इज इक्वल टू लेमडा, j कंपोनेंट इक्वल हो जाएगा j कंपोनेंट के यानी कि 4 इज इक्वल टू m लेमडा, और k कंपोनेंट इक्वल हो जाएगा k कंपोनेंट के, यानी कि माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 3 लेमडा। लेमडा की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी मिल चुकी है, उसको यहाँ पे पुट करेंगे तो यह आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 3m, और यूँ m इक्वल आ जाएगा हमारे पास 4 डिवाइडेड बाई 3 के, और यही हमने फाइंड करना था। अब आते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। कहता है लैम्डा की वैल्यू फाइंड करो पी क्यू और आर जो है वो कोलिनियर। हमने पहले भी देखा था कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो तो वहाँ से जो दो वेक्टर्स बनते हैं वो लीनियर होते हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं पी क्यू की वैल्यू। पी क्यू हमारे पास इक्वल हो जाएगा ओ क्यू माइनस ओ पी। अब ओ क्यू क्या है, ओ क्यू है माइनस 2i प्लस 3j प्लस 5k। इसकी जगह वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस 2i प्लस 3j प्लस 5k।
माइनस ओ पी हमें दिया हुआ है आई प्लस टू जे प्लस थ्री के, उसकी जगह उसकी वैल्यू आई प्लस टू जे प्लस थ्री के। ब्रैकेट डायरेक्टली ओपन करके सिंप्लीफाई करके आंसर लिखते हैं पी क्यू का, कि पी क्यू किसके इक्वल है, माइनस टू आई माइनस आई, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास माइनस थ्री आई, थ्री जे माइनस टू जे, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास प्लस जे, फाइव के माइनस थ्री के, यानी कि माइनस प्लस टू के, हमारे पास आंसर आ जाएगा पी क्यू का। इसको नाम दे दी इक्वेशन वन। फिर उसके बाद फाइंड करते हैं क्यू आर। क्यू आर का मतलब ओ आर माइनस ओ क्यू। ओ आर किसके इक्वल दिया हुआ है, लैम्डा आई माइनस के, तो यह आ जाएगा लैम्डा आई माइनस के माइनस ओ क्यू। ओ क्यू दिया हुआ है हमें माइनस टू आई प्लस थ्री जे एंड प्लस फाइव के। इसको भी जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा लैम्डा प्लस टू इंटू आई एंड माइनस थ्री जे एंड माइनस सिक्स के। ये आंसर आ जाएगा हमारे पास क्यू आर का। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर टू। अब गिवन दिया हुआ है कि पी क्यू और आर कोलिनियर है, तो लिखेंगे गिवन डैट पी क्यू एंड आर आर कोलिनियर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि पी क्यू जो है वो पैरेलल है क्यू आर के, यानी कि पी क्यू इज पैरेलल टू क्यू आर। और अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हों तो उन दोनों को एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल लिख सकते हैं, यानी कि पी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स क्यू आर। अब पी क्यू और क्यू आर ये दोनों हमने इक्वेशन वन और टू में फाइंड किए हुए हैं, दोनों की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी कि यह आ जाएगा माइनस थ्री आई प्लस जे प्लस टू के इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स क्यू आर, यानी कि लैम्डा सॉरी लैम्डा क्योंकि ऑलरेडी हमने फाइंड किया हुआ है, तो इसको लैम्डा नहीं कहते बल्कि इसको फिर एक नया कांस्टेंट कह देते हैं। लैम्डा के बजाय इसको कह देते हैं ए कह देते हैं, इसको भी ए कह देते हैं, लैम्डा प्लस टू इंटू आई माइनस थ्री जे एंड माइनस सिक्स के। अब ये जो कांस्टेंट जो नाम दिया हुआ है ये हमने अपनी मर्जी से दिया हुआ है, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब क्योंकि दो वेक्टर्स इक्वल हैं तो उनका आई कंपोनेंट के जे के और के इक्वल होना चाहिए, यानी कि माइनस थ्री जो है वो इक्वल हो जाएगा ए इंटू लैम्डा प्लस टू के। फिर उसके बाद जे कंपोनेंट वन ये इक्वल हो जाएगा माइनस थ्री ए के, और के कंपोनेंट टू ये इक्वल हो जाएगा माइनस सिक्स ए के। यहाँ से मेरे पास ए की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन ओवर थ्री। अब ये जो ए का आंसर आया है इसको पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, यानी कि माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस वन ओवर थ्री इंटू लैम्डा प्लस टू। थ्री को ले जाते हैं दूसरी साइड पे, माइनस माइनस से ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा, तो यह आ जाएगा नाइन इज इक्वल टू लैम्डा प्लस टू, और यहाँ से मेरे पास लैम्डा का आंसर आ जाएगा सेवन। यही मैंने फाइंड करना था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जिसमें कहता है ए वेक्टर भी दिया हुआ है, वेक्टर बी भी दिया हुआ है, वेक्टर सी भी दिया हुआ है। फाइंड अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर फाइंड करना है इन द डायरेक्शन ऑफ 2a माइनस 3b प्लस सी। 2a माइनस 3b प्लस सी की डायरेक्शन में हमने क्या फाइंड करना है, एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो ये जो वेक्टर दिया हुआ है इसको नाम दे देते हैं u का। लेट u इज इक्वल टू 2a माइनस 3b प्लस सी। वैल्यू पुट कर लेते हैं, 2 आ जाएगा एज इट इज, a की जगह उसकी वैल्यू जो कि है i माइनस टू जे प्लस के, माइनस थ्री बी की जगह उसकी वैल्यू जो कि है आई माइनस जे माइनस के, और सी की जगह उसकी वैल्यू यानी कि टू आई प्लस के। दिस इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करते हैं, टू आई माइनस फोर जे प्लस टू के माइनस थ्री आई प्लस थ्री जे प्लस थ्री के प्लस टू आई प्लस के एज इट इज, विच इज इक्वल टू टू आई माइनस थ्री आई माइनस आई प्लस टू आई, सिर्फ आई रह जाएगा, आई माइनस फोर जे प्लस थ्री जे माइनस जे, और सिर्फ माइनस जे ही रह जाएगा, और टू के प्लस थ्री के, फाइव के प्लस के, तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस सिक्स के। ये किसका आंसर आ गया, यू। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ यू की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, वो इक्वल हो जाएगा यू कैप। यू कैप का फॉर्मूला क्या होगा, यू ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ यू तो फाइंड किया हुआ हमने, आई माइनस जे प्लस सिक्स के ओवर यू कैप, सॉरी यू का मैग्नीट्यूड, ये इक्वल हो जाएगा आई का स्क्वायर यानी कि वन का स्क्वायर प्लस माइनस जे का स्क्वायर यानी कि वन का स्क्वायर प्लस सिक्स का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू आई माइनस जे प्लस सिक्स के होल डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस 36। और जब हम इसको कैलकुलेटर में लिखेंगे डायरेक्टली तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 38। तो यूँ मेरे पास यू कैप का आंसर आ जाएगा आई माइनस जे प्लस सिक्स के होल डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 38, और यही चीज़ मैंने फाइंड करनी थी। अब आते हैं 5 के सेकंड पार्ट की तरफ, जिसमें कहता है यूज वेक्टर्स। वेक्टर यूज करो टू फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैविंग एडजेसेंट साइड्स i प्लस जे एंड i माइनस टू जे। अब डायगोनल्स की लेंथ फाइंड करनी है, तो सपोज हमारे पास एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, फिर उसके डायगोनल्स भी फाइंड कर लेते हैं। तो ये हम एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। इस पैरेललोग्राम में जो दो एडजेसेंट साइड्स दी हुई हैं वो नाम दे देते हैं ए। वेक्टर ए की डायरेक्शन उस तरफ, इस तरफ कह देते हैं कि हमारे पास है वेक्टर बी। सेम इसी तरह ये भी हमारे पास हो जाएगा वेक्टर ए, और ये हमारे पास हो जाएगा वेक्टर बी। तो अगर हम कनेक्ट करते हैं इस लाइन को इस लाइन के साथ, तो ये हमें पहला डायगोनल मिलेगा। इस डायगोनल को कैसे फाइंड करते हैं, देखें ये जो ट्राइंगल है हमारे पास,
इस ट्राइंगल में मुझे ये बताएं कि रिजल्टेंट कौन सा होगा। तो रिजल्टेंट वो होगा जिसमें जिसमें जो हेड है वो हेड से और टेल टेल से कोइंसाइड हो रही है, यानी कि ये जो रिजल्टेंट है वो हमारा डायगनल है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ डायगनल वन। सोल्यूशन में मैं कह सकता हूँ कि डायगनल वन जो है वो इक्वल हो जाएगा वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। ये तो रिजल्टेंट है वेक्टर ए और बी का, यानी कि ए प्लस बी, और ए प्लस बी में वैल्यू पुट कर देते हैं। यह आ जाएगा आई प्लस जे प्लस आई माइनस टू जे, विच इज इक्वल टू आई प्लस आई टू आई जे माइनस टू जे माइनस जे। पहले डायगनल के हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब दूसरा डायगनल होगा जो इस पॉइंट को कनेक्ट करेगा ऑपोजिट के साथ, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारे पास है दूसरा डायगनल, ये इसकी डायरेक्शन है। अब इस केस में जो हमारे पास ट्राइंगल बन रही है वो ये बन रही है, यहाँ से यहाँ ए, ये यहाँ से यहाँ तक हमारे पास है वेक्टर ए, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हमारे पास है डायगनल, और फिर उसके बाद ये तीसरी साइड है यहाँ। अब इस केस में हमारे पास रिजल्टेंट कौन सा है, तो इस केस में रिजल्टेंट है हमारे पास बी, यानी कि मैं लिख सकता हूँ वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस डी टू। यानी कि डी टू अगर मुझे फाइंड करना है तो डी टू कैसे फाइंड करूंगा फिर, तो डी टू हमारे पास इक्वल हो जाएगा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। वैल्यू पुट कर देते हैं। वेक्टर बी हमें दिया हुआ है जो कि हमारे पास है आई माइनस टू जे, और माइनस वेक्टर ए वो भी दिया हुआ है आई प्लस जे। ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास आई माइनस टू जे माइनस आई माइनस जे, तो आई आई से हो गया कैंसिल, माइनस टू जे माइनस जे, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस थ्री जे। किसका आंसर आ गया, डायगनल टू का। अब डायगोनल्स तो फाइंड कर लिए, लेकिन हमने सिर्फ डायगोनल नहीं फाइंड करने थे, हमने इनकी लेंथ फाइंड करनी थी, यानी कि लेंथ का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। तो पहले मैं फाइंड करूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ डायगोनल वन। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला में पता है स्क्वायर रूट ऑफ आई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट का स्क्वायर, यह आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ फोर प्लस वन, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ फाइव। फिर उसके बाद डायगोनल टू की जो लेंथ है वो फाइंड करूंगा, यानी कि यहाँ पे तो आई और जे है ही नहीं, आई और के नहीं है, तो सिर्फ जे है, यानी कि माइनस थ्री का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ नाइन विच इज इक्वल टू थ्री। और यही चीज मैंने फाइंड करनी थी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर सिक्स में हमें कहता है पार्ट नंबर वन में शो डेट द ट्राइंगल विद साइड्स आई माइनस थ्री जे फोर आई प्लस थ्री जे प्लस के एंड टू आई माइनस फोर जे प्लस फोर के इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। यानी कि ये जो ट्राइंगल, ये जो साइड्स दी हुई हैं ये तीनों एक राइट एंगल ट्राइंगल को कर रही हैं, मेंशन कर रही हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल में आपके पास एक बहुत ही फेमस थ्योरम है, उस फेमस थ्योरम को हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। यानी कि उसके उसके अकॉर्डिंग ये जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज होता है और ये जो बेस और परपेंडिकुलर होते हैं इनके दरमियान एक रिलेशन होता है कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अगर ये रिलेशन हमारे यहाँ पे कहीं पे प्रूफ हो जाए तो हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये जो है हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल को डिनोट कर रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम इनको नाम देते हैं। मैं कहता हूँ कि जो ए है वो इक्वल हो जाएगा हमारे पास आई माइनस थ्री जे। फिर उसके बाद दूसरी साइड को बी का नाम दे देते हैं जो कि हमें गिवन दी हुई है फोर आई प्लस थ्री जे एंड प्लस के। और जो तीसरी साइड है उसको नाम देते हैं सी का, यानी कि वो हमारे पास है टू आई माइनस फोर जे एंड प्लस फोर के। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, एक पहली साइड की लेंथ फाइंड कर लेते हैं। वो इक्वल हो जाएगी हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ वन का स्क्वायर प्लस माइनस थ्री का स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस नाइन विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेन। अब इसका स्क्वायर भी ले लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, वो इक्वल हो जाएगा हमारे पास टेन। इसको नाम दे दिया इक्वेशन वन। अब फिर फाइंड करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। स्क्वायर रूट ऑफ बी के मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, फोर का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर विच इज इक्वल टू सिक्सटीन प्लस नाइन प्लस वन विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 26। और अब इस पे भी स्क्वायर ले लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर वो इक्वल हो जाएगा हमारे पास 26, उसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर टू। अब रह गई तीसरी साइड, तो तीसरी साइड को भी फाइंड कर लेते हैं। वो हमारे पास इक्वल हो जाएगी मैग्नीट्यूड ऑफ सी विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टू का स्क्वायर प्लस माइनस फोर का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर, यानी कि यह आ जाएगा हमारे पास फोर प्लस सिक्सटीन विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 36। और अब सी का स्क्वायर भी ले लेते हैं, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर, तो वो आ जाएगा हमारे पास 36। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर थ्री। अब यहाँ से हमने कोई एक रिलेशन बनाना है वन टू और थ्री के दरमियान, तो मैं लिख सकता हूँ सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर इज इक्वल टू 36, और 36 को मैं लिख सकता हूँ किसके इक्वल, 10 प्लस 26। और 10 किसके इक्वल है, देखें 10 इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, और 26 किसके इक्वल है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। तो यहाँ से देखें तो सी ए और बी के दरमियान पाइथागोरस थ्योरम होल्ड कर गया। जब ये थ्योरम होल्ड कर गया तो इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि ए बी एंड सी आर साइड्स ऑफ राइट ट्राइंगल की ये साइड है, और यही चीज हमने प्रूव करनी थी। अब चलते हैं इसी के पार्ट टू में, जिसमें हमने प्रूव करना है कि अब ये जो साइड्स दी हुई हैं ये राइट ट्राइंगल की नहीं बल्कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड्स हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो तीनों साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं लेंथ में, तो यहाँ पर भी हम ये तीनों जो लेंथ दी हुई है इनको इक्वल प्रूव करना है। तो इनको नाम दे देते हैं, वेक्टर ए कह देते हैं हम टू आई प्लस थ्री जे प्लस
स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू के। वैक्टर बी को कह देते हैं हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 10 इंटू आई माइनस जे प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू के। और वैक्टर सी को कह देते हैं हम -3i प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू जे एंड प्लस 2k। अब सबसे पहले फाइंड करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, यानी कि ये इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, आई का स्क्वायर प्लस जे का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर। यह आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस 9 प्लस 3 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 4। अब फाइंड करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, इसको नाम दे दे बेशक इक्वेशन 1। मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस 1 प्लस 5, ये भी हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16, यानी कि इक्वल टू 4। इसको नाम लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब रह गई तीसरी साइड, तो उसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर एंड प्लस 2 का स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 3 प्लस 4, यानी कि ये भी इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 16 के और वो भी इक्वल है हमारे पास 4 के। इसको नाम दे इक्वेशन नंबर 3। अब लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। इन तीनों से ये पता चला कि ये तीनों साइड्स आपस में इक्वल है, यानी कि ये प्रूव हो गया कि ए बी एंड सी आर साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, यानी कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड्स हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 है, जिसमें कहता है लैम्डा की वैल्यू फाइंड करो, जिसमें ये रिलेशन दिया हुआ है कि वेक्टर ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ 3 टाइम्स वेक्टर बी, वेयर ए भी दिया हुआ है बी भी दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि दिया हुआ है कि वेक्टर ए इज इक्वल टू 3 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, यानी कि वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ 3b, और इसको मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू वेक्टर ऑफ बी, क्योंकि स्केलर जो होता है वो मैग्नीट्यूड से बाहर आ जाता है, उसका उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ अगर साइन नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाता है बस। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। ए दिया हुआ है हमारे पास, आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस माइनस लैम्डा का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 3, और इंटू बी का मैग्नीट्यूड वो इक्वल दिया हुआ है हमें 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 9 प्लस लैम्डा स्क्वायर, और दूसरी तरफ आ जाएगा 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 1। यह आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर प्लस 10, और दूसरी तरफ आ जाएगा स्क्वायर 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 6। दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे। यहाँ से स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 10, और दूसरी तरफ हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 स्क्वायर 9 एंड 9 इंटू 6 54। और अब 10 को दूसरी साइड ले जाते हैं, तो यहाँ से लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू 54 माइनस 10, यानी कि 44। तो अगर लैम्डा स्क्वायर 44 है तो लैम्डा इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 44, यानी कि प्लस माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 11। 7 का सेकंड पार्ट, जिसमें कहता है ए भी दिया हुआ आपको बी भी दिया हुआ, आपने चेक करना है कि क्या इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है या ये खुद भी इक्वल है। तो यहाँ से अगर आप गौर से देखें तो दो वेक्टर्स इक्वल तब होते हैं जब उनका आई कंपोनेंट के इक्वल और जे के इक्वल है। तो यहाँ पे देखें आई के साथ 2 है, यहाँ पे आई के साथ -3 है। तो यहाँ से पहली चीज़ तो बिल्कुल क्लियर होगी कि जो वेक्टर ए है वो नॉट इक्वल है वेक्टर बी के। वेक्टर ए और बी तो इक्वल नहीं है कम से कम। अब ये चेक करना है कि क्या इनके मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फॉर्मूला होता है आई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे का स्क्वायर, यानी कि ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 9, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 13। अब फाइंड करते हैं बी का मैग्नीट्यूड। बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9 प्लस 4, यानी कि ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 13। तो यहाँ से पता चला कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, जिसमें वेक्टर ए भी दिया हुआ है वेक्टर बी भी दिया हुआ है। आपको कहता है एक ऐसा वेक्टर फाइंड करें जिसका मैग्नीट्यूड 5 हो और जिसकी डायरेक्शन a - 2b वाली हो। तो सबसे पहले तो हम इस वेक्टर को नाम दे देते हैं u का। मैं कहता हूँ लेट वेक्टर u इज इक्वल टू a - 2b। अब a - 2b में वैल्यू पुट कर देते हैं, 2i - 3j प्लस k -2 इंटू बी की जगह आ जाएगा i - 3j प्लस 5k। ब्रैकेट ओपन करते हैं तो यह आ जाएगा हमारे पास 2i - 3j प्लस k -2i प्लस 6j एंड -10k। आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के के साथ ऐड करते हैं, तो 2i - 2i, ये दोनों टर्म्स तो हो गई कैंसिल। रह जाएगा हमारे पास -3j प्लस 6j, यानी कि 3j हमारे पास आ जाएगा, एंड k -10k, यानी कि -9k। यह आ गई वैल्यू u की। अब हम कहते हैं लेट वेक्टर v बी रिक्वायर्ड वेक्टर।
वेक्टर v जो है वो अब हमने फाइंड करना है। हमें दिया हुआ है कि वेक्टर v का जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए 5 के। अब मैं लिखूंगा सिंस वेक्टर v इज पैरेलल टू वेक्टर u। क्यों? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम है। तो अगर दो वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम हो तो वो दोनों वेक्टर्स पैरेलल होते हैं, और अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हों तो उनके यूनिट वेक्टर्स हमेशा इक्वल होते हैं, यानी कि v कैप, सॉरी ये u कैप लिखा गया, दो वेक्टर्स अगर पैरेलल हों तो उनके यूनिट वेक्टर्स इक्वल होते हैं। v कैप इज इक्वल टू u कैप। v कैप का फार्मूला होगा v ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ v, और u वेक्टर का फार्मूला u कैप का होगा वेक्टर u ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ u। तो वैल्यू पुट करते हैं। u हमें दिया हुआ है, बल्कि हमने फाइंड किया हुआ है, ये इक्वल हो जाएगा 3j माइनस 9k होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 9 का स्क्वायर, यानी कि 3j माइनस 9k डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 एंड 9 प्लस 81, ये आ जाएगा हमारे पास 9 प्लस 81। नेक्स्ट स्टेप में v के मैग्नीट्यूड की वैल्यू दी हुई है तो उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट करते हैं, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास वेक्टर v ओवर 5 इज इक्वल टू 3 इंटू जे कैप माइनस 9 इंटू के कैप ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 90, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 3 इंटू जे कैप माइनस 9 इंटू के कैप ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 90 का मतलब 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 10। न्यूमरेटर में 3 कॉमन है, 3 कॉमन ले लेते हैं, क्या रह जाएगा j माइनस 3k ओवर 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 10, 3 3 से कैंसिल। यहाँ से जब v फाइंड करेंगे तो 5 को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो यह आ जाएगा 5 इंटू जे कैप माइनस 3k कैप होल डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 10, और यही हमने फाइंड करना था। पार्ट 2 की तरफ आते हैं। कहते हैं अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 3/7 बट ऑपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ 3a प्लस b। अब आपको वेक्टर दिया हुआ है 3a प्लस b की डायरेक्शन में, तो अब इसको नया वेक्टर का नाम दे देते हैं। मैं कहता हूँ लेट वेक्टर c इज इक्वल टू 3a प्लस b। दोनों की जगह इनकी वैल्यू पुट करते हैं। 3 एज इट इज आ जाएगा, a की जगह उसकी, तो ये आ जाएगा 2i माइनस 3j प्लस k, एंड प्लस b की जगह उसकी वैल्यू जो कि है हमारे पास i माइनस 3j प्लस 5k। सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 टू ज़ा 6i प्लस आई, ये आ जाएगा हमारे पास 7 इंटू आई कैप माइनस 9j माइनस j, यानी कि ये आ जाएगा माइनस 12j एंड 3 प्लस 5 यानी कि प्लस 8k। ये आंसर आ गया हमारे पास वेक्टर सी। लेट वेक्टर डी बी रिक्वायर्ड वेक्टर, बी डी जो वेक्टर है वो हमने फाइंड करना है। तो ये चीज़ गिवन दी हुई है कि जो वेक्टर डी का मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होना चाहिए 3/7, लेकिन सी और डी जो है वो एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल होने का मतलब ऑपोजिट है डायरेक्शन में, बाकी सब ओके है, सिर्फ डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो जब डायरेक्शन ऑपोजिट आ जाए तो सी कैप इक्वल हो जाता है माइनस डी कैप, यानी कि ये इनकी लेंथ तो वही सेम ही रहती है लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, ऑपोजिट हो जाती है। अब यहाँ पे दोनों की जगह मैं उनकी वैल्यू पुट कर दूंगा। सी का मतलब वेक्टर सी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी, और दूसरी तरफ माइनस डी का मतलब वेक्टर डी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डी। सी की जगह उसकी वैल्यू पुट करते हैं जो कि हमारे पास है 7 आई कैप माइनस 12 जे कैप। इस माइनस को भी हम शिफ्ट कर देते हैं दूसरी साइड पे, तो ये माइनस इधर आ जाएगा 7 आई कैप माइनस 12 जे कैप एंड प्लस 8 के कैप होल डिवाइडेड बाय इसी का मैग्नीट्यूड, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 12 का स्क्वायर एंड प्लस 8 का स्क्वायर, और दूसरी तरफ आ जाएगा वेक्टर डी ओवर मैग्नीट्यूड कितना है इसका 3/7। अब यहाँ पे माइनस के साथ जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस 7i प्लस 12j माइनस 8k एंड होल डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 49 प्लस 144 प्लस 64। दूसरी तरफ हमारे पास आ जाएगा 7 इंटू वैक्टर डी डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पे स्क्वायर रूट वाली टर्म्स को जब एक्सपेंड करेगा तो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 3 इंटू माइनस 7i प्लस 12j माइनस 8k होल डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट वाली टर्म को जब वो लिखेंगे कैलकुलेटर में तो ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 257, और दूसरी तरफ आ जाएगा हमारे पास 7d। तो यहाँ से d के साथ जो 7 है वो भी दूसरी तरफ ले जाते हैं तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 7/3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 257, और यहाँ पे रह जाएगा माइनस 7i प्लस 12j एंड माइनस 8k, और यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 1 कहते हैं द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए एंड बी आर। ये वेक्टर ए दिया हुआ है और ये वेक्टर बी दिया हुआ है, इसको नाम दे देते हैं कि ये स्मॉल ए और ये हमारे पास स्मॉल बी। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट बी डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट ए बी इन 2:3 इंटरनली। यहाँ पे रेशो फार्मूला आपको याद होगा हमने यूज करना है। तो रेशो फार्मूला के अकॉर्डिंग हमने देखा था कि ओ पी किसके इक्वल होता है, एम इंटू वैक्टर बी प्लस एन इंटू वैक्टर ए ओवर एम प्लस एन। m जो है वो यहाँ पे 2 दिया हुआ है, n यहाँ पे 3 दिया हुआ है, दोनों पॉजिटिव है क्योंकि इंटरनली है। तो यह आ जाएगा हमारे पास m की जगह 2 लिख लेते हैं 2, और वेक्टर b हमें दिया हुआ है 2i प्लस 3j एंड माइनस k एंड प्लस n दिया हुआ है हमारे पास 3, और a की जगह उसकी वैल्यू i माइनस 2j एंड प्लस k एंड होल डिवाइडेड बाय m प्लस n, यानी कि यह आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस 3। सिंप्लीफाई करते हैं तो यह आ जाएगा 4i प्लस 6j माइनस 2k प्लस 3i
-6j एंड +3k होल डिवाइडेड बाई 3 + 2 5। -6j + 6 जैसे हो गया कैंसिल, 4i + 3i यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 7i -2k + 3k यानी कि +k होल डिवाइडेड बाई 5। यही हमने फाइंड करना था। अब पार्ट नंबर 2 में कहता है पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट क्यू डिवाइड कर रहा है ए बी को 3:2, लेकिन एक्सटर्नली का मतलब अब वो आउटसाइड ऑफ ए बी है। तो एक एक्सटर्नली में भी हमने आपको एक फार्मूला दिखाया था, वो फार्मूले के अकॉर्डिंग जो वैल्यू हो जाएगी ओ क्यू की वो इक्वल हो जाएगी m इंटू वैक्टर बी माइनस n इंटू वैक्टर ए ओवर m माइनस n, यानी कि बाकी सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ n वाली जो टर्म है वो नेगेटिव हो जाएगी। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं, m का मतलब 3, b की जगह आ जाएगा 2i + 3j - k एंड -2 और a की जगह ये आ जाएगा हमारे पास i -2j + k एंड होल डिवाइडेड बाई 3 - 2 एज इट इज। अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 6i + 9j - 3k -2i + 4j एंड -2k होल डिवाइडेड बाई 3 - 2 1 और यूँ 6i - 2i ये आ जाएगा हमारे पास 4i 9j + 4j + 13j -3k -2k यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास -5k और यही हमारे पास आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। कहता है द थ्री वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी आर, ए बी सी डी की 3 वर्टिसेस जो हैं वो दी हुई हैं। यहाँ पे एक चीज़ का खास ध्यान रखना है कि आपको जो पॉइंट्स जिस ऑर्डर में दिए हुए आपने उसी ऑर्डर में उनको लिखना है, यानी कि ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, यानी कि ए को बी से, बी को सी से, सी को डी से और फिर डी को ए से ज्वाइन करना है। तो मैं यहाँ पे एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। सपोज हमारे पास ये एक पैरेललोग्राम हम ड्रॉ करते हैं, फिर यहाँ पे एक तीसरी साइड और फिर यहाँ पे इसको ज्वाइन कर देते हैं इसके साथ। तो जैसे कि मैंने आपको कहा ऑर्डर का खास ध्यान रखना है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं ए, ए के बाद बी, बी को ज्वाइन करना है सी के साथ और सी को फिर ज्वाइन करना है डी के साथ। सब पॉइंट्स के नाम लिख लेते हैं। ए आपको दिया हुआ है 3 - 4, बी आपको दिया हुआ है -1 - 3, सी आपको दिया हुआ है -6 एंड 2 और डी आपने खुद फाइंड करना है तो डी को कह दें XY। तो स्टार्ट करते हैं। मैं कहता हूँ लेट पॉइंट डी XY बी रिक्वायर्ड वर्टेक्स। ये वर्टेक्स जो हमने फाइंड करना है। अब क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि पैरेललोग्राम की जो ये खास बात होती है कि जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो होती हैं हमेशा इक्वल। यानी कि अगर मैं फाइंड करता हूँ ए टू डी, एक वेक्टर ले लेते हैं ओ डी ए डी, वो इसके ऑपोजिट इक्वल होगा बी सी के। यहाँ पे डायरेक्शन खास याद रखना है, यानी कि मैं ये नहीं लिख सकता कि ए बी जो है वो इक्वल है सी बी के, नहीं। क्यों? क्योंकि ये एंटी पैरेलल हो जाते हैं, इनकी डायरेक्शन सेम प्लेस पे नहीं आती। लेकिन ए बी जो ए डी जो है वो इक्वल हो जाएगा बी सी के, क्योंकि डायरेक्शन भी बिल्कुल सेम जा रही है। अब ए डी किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास ओ डी माइनस ओ ए, और दूसरी तरफ बी सी ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास ओ सी माइनस ओ बी। और यहाँ से जब मैं फैक्टर फाइंड करूंगा ओ डी तो वो इक्वल हो जाएगा हमारे पास ओ सी माइनस ओ बी प्लस ओ ए। तीनों की जगह इसकी वैल्यू लिख लेते हैं जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन दी हुई है। तो ओ सी का मतलब ये हमारे पास है -6 एंड 2 माइनस ओ बी ये हमारे पास है -1 एंड -3 एंड प्लस ओ ए ये हमें दिया हुआ है 3 एंड -4। दिस इज इक्वल टू, ऐड करते हैं -6 माइनस माइनस +1 एंड +3 कोमा 2 + 3 - 4। मैंने क्या किया -6 को -1 से और 3 के फर्स्ट कंपोनेंट्स को फर्स्ट कंपोनेंट के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिया, सेकंड को सेकंड के साथ, और यूँ ये मेरे पास आंसर आ जाएगा -2 एंड 1। वो ये मेरे पास ओ डी का रिजल्ट आ जाएगा। अब आते हैं इसी के पार्ट 2 पे। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ a b c एंड d टेकन इन ऑर्डर आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। अगेन ये एक पैरेललोग्राम बना रहे हैं तो हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं और फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दी और अब इसके वर्टिसेस को नाम दे देते हैं। सपोज हमारे पास ये वर्टेक्स है ए के बाद बी, बी के बाद सी और सी के बाद डी। जिस ऑर्डर से उन्होंने नाम दिए हुए हमने उसी ऑर्डर से लिख लिए। ए दिया हुआ है 1 एंड 2, बी हमें दिया हुआ है 4 एंड वाई, सी हमें दिया हुआ है x एंड 6 और डी हमें दिया हुआ है 3 एंड 5। अगेन चूंकि ये एक पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती है, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोई भी साइड ले रहे हैं, ए बी इक्वल हो जाएगा डी सी के, यानी कि हम लिखेंगे यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू डी सी। अगेन मैंने कहा जैसे डायरेक्शन का खास ध्यान रखना है। ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास ओ बी माइनस ओ ए, और दूसरी तरफ डी सी जो है वो इक्वल हो जाएगा ओ सी माइनस ओ डी। तो ये आ जाएगा ओ सी माइनस ओ डी। तो वैल्यू पुट करते हैं सबकी। ओ बी किसके इक्वल है 4 एंड वाई, तो ये आ जाएगा 4 एंड वाई माइनस ओ ए ये हमारे पास है 1 एंड 2 इज इक्वल टू ओ सी ये हमें गिवन दिया हुआ है x एंड 6 माइनस ओ डी ये हमें दिया हुआ है 3 एंड 5।
कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 1 एंड y माइनस 2, और दूसरी तरफ हमारे पास आ जाएगा x माइनस 3 एंड 6 माइनस 5। यानी कि यहाँ से पता चला कि 3 एंड y माइनस 2 इक्वल टू x माइनस 3 एंड 1। तो दो वेक्टर्स अगर इक्वल हों तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 3 इज इक्वल टू x माइनस 3, यानी कि x इक्वल हो जाएगा 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 के, और y माइनस 2 इज इक्वल टू 1, यानी कि y इज इक्वल हो जाएगा 1 प्लस 2 यानी कि 3 के। और यही दो वैल्यूज मैंने फाइंड करनी थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। कहता है शो दैट द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स अगर हम कनेक्ट करते हैं उसकी साइड्स के मिड पॉइंट्स को आपस में, तो हमारे पास एक पैरेललोग्राम बनती है। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हम सोल्यूशन में एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, एक ऐसी शेप जिसकी चार साइड्स हो। उन चार साइड्स पे कोई कंडीशन नहीं होती कि वो साइड्स कैसी स्पेसिफिक होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी हम अपनी मर्जी से एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे ये साइड थोड़ी सी रेडी होगी, मैं इसको दो अगेन से ड्रॉ कर लेता हूँ। सो ये मैंने एक क्वाड्रिलेटरल जो ड्रॉ कर दी। अब इस क्वाड्रिलेटरल के जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं वेजेस, इनको नाम दे देते हैं। सपोज ये हमारे पास है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। अब हमने इन चारों के मिड पॉइंट्स को कनेक्ट करना है। ये है हमारे पास मिड पॉइंट ऑफ ए डी, इसको कह देते हैं हम मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ये है हमारे पास मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और ये है हमारे पास मिड पॉइंट ऑफ डी सी। अब इन चारों को भी आपस में कनेक्ट करना है, यानी कि इस पॉइंट को कनेक्ट कर दिया, इस पॉइंट को इससे कनेक्ट कर दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जिसमें कहता है दी शो दैट द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी ऑफ द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर फॉर्म अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे हमने एक क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ कर दिया। हम लिखते हैं कंसिडर अ क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल हमने ले ली ए बी सी डी एज शोन इन फिगर। इस क्वाड्रिलेटरल में हमने चार मिड पॉइंट्स भी ले लिए। लेट ई एफ जी एंड एच बी मिड पॉइंट्स। किस किस के मिड पॉइंट्स? ई मिड पॉइंट है आपके पास ए बी का, और एफ मिड पॉइंट है आपके पास बी सी का, जी मिड पॉइंट है आपके पास सी डी का, और रह गया हमारे पास एच, वो मिड पॉइंट है डी ए का रिस्पेक्टिवली। तो ये हमारे पास चार मिड पॉइंट्स आ गए। हमने क्या प्रूव करना है? वी हैव टू प्रूव दैट द फिगर ई एफ जी एच इज पैरेललोग्राम। हमने प्रूव करना है कि ये जो फिगर आई है हमारे पास ई एफ जी एच, ये एक पैरेललोग्राम है। तो हमने प्रूव करना है कि ई एफ जी एच जो है वो पैरेललोग्राम है। उसके लिए हम कहते हैं लेट द पोजीशन वेक्टर्स, पीवी का मतलब पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए बी सी एंड डी आर। इन चारों के पोजीशन वेक्टर्स को हम लेट कर लेते हैं ए बी सी एंड डी। यानी कि ओ ए इज इक्वल टू ए, ओ बी इज इक्वल टू बी, ओ सी इज इक्वल टू सी एंड ओ डी इज इक्वल टू डी। तो फिर हमारे पास ओ ई किसके इक्वल हो जाएगा? ई मिड पॉइंट है ए और बी का, तो यह आ जाएगा हमारे पास ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू। ओ एफ किसके इक्वल हो जाएगा? ये मिड पॉइंट है बी और सी का, यानी कि ये आ जाएगा बी प्लस सी डिवाइडेड बाई टू। ओ एफ के बाद हम आ जाते हैं ओ जी के ऊपर, ये मिड पॉइंट है सी और डी का, यानी कि सी प्लस डी डिवाइडेड बाई टू। और लास्ट रह गया हमारे पास ओ एच। ओ एच वो मिड पॉइंट है ए और डी का। तो ओ एच किसके इक्वल हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारे पास ए प्लस डी डिवाइडेड बाई टू। अब हम लिखते हैं इट इज सफिशिएंट टू प्रूव डैट, ये प्रूव करना काफ़ी है कि जो आपके पास साइड है ई एफ देख लेते हैं कि ई एफ को किसके इक्वल प्रूव करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये है हमारे पास ई एफ, ये इसके ऑपोजिट प्रूव होनी चाहिए एच जी के, यानी कि ई एफ इज इक्वल टू एच जी। अगर ये प्रूव हो जाए तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। अब हम ये प्रूव करेंगे कि ई एफ जो है वो एच जी के इक्वल है। तो एक लाइन बना लेते हैं जिसकी एक तरफ हम ई एफ फाइंड करेंगे, दूसरी तरफ एच जी। तो पहले फाइंड करते हैं ई एफ। ई एफ इक्वल हो जाएगा हमारे पास ओ एफ माइनस ओ ई। ओ एफ की जगह उसकी वैल्यू, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास बी प्लस सी डिवाइडेड बाई टू, माइनस ओ ई हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू। दिस इज इक्वल टू बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी होल डिवाइडेड बाई टू। बी बी से हो गया कैंसिल, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ गया सी माइनस ए डिवाइडेड बाई टू। दिस इज इक्वल टू सी माइनस ए होल डिवाइडेड बाई टू। किसका आंसर आया? ये आंसर आया हमारे पास ई एफ का। इसको नाम दे दे इक्वेशन नंबर 1। फिर दूसरी तरफ हम फाइंड करते हैं एच जी। ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास ओ जी माइनस ओ एच। वैल्यूज पुट करते हैं। ओ जी किसके इक्वल है? तो ओ जी हमारे पास इक्वल है सी प्लस डी डिवाइडेड बाई टू, माइनस ओ एच ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है ए प्लस डी डिवाइडेड बाई टू। इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं तो यह आ जाएगा हमारे पास सी प्लस डी माइनस ए माइनस डी होल डिवाइडेड बाई टू। डी डी से हो गया कैंसिल, यहाँ से हमारे पास
पास आंसर आ गया c माइनस ए होल डिवाइडेड बाई 2, ये आंसर आ गया हमारे पास एच जी का। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो अगर आप और करें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, तो इनकी राइट हैंड साइड एक्जैक्टली सेम है, तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगी। तो देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हमने ये प्रूव कर दिया कि ई एफ जो है वो इक्वल है एच जी के, और यहाँ से ये भी प्रूव हो गया कि ई एफ जी एच जो है वो एक पैरेललोग्राम है। वो यही तो हमने प्रूव करना था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इसमें कहता है कि एक क्वाड्रिलेटरल की जो मिड पॉइंट्स हैं उसके डायगोनल्स के और कोई सी दो ऑपोजिट साइड्स को जब आप कनेक्ट करते हो तो आपके पास एक पैरेललोग्राम बनती है। यानी कि यहाँ पे भी हमें एक बनानी पड़ेगी क्वाड्रिलेटरल। तो एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं जैसे हमने लास्ट टाइम बनाई थी। और ये आपको मैंने पहले बता दिया था कि क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि कोई पैरेलल होगी या नहीं होगी। तो ये हमारे पास लेट्स सपोज ए बी सी एंड डी, ये हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं। और अब हम इनके डायगोनल भी ड्रॉ करते हैं क्योंकि हमने प्रूव जो करना है उसमें डायगोनल्स भी आ रहे हैं। तो सपोज ये हमारे पास है डायगोनल ए सी, और एक ऑपोजिट डायगोनल जाएगा जो यहाँ पे कनेक्ट करेगा बी को डी के साथ। ये दो डायगोनल्स हमारे पास आ गए जिनको हमने नाम दे दिया, एक को कह देते हैं ए सी और दूसरे को बी डी। अब हम इनके मिड पॉइंट्स देख लेते हैं कि जो डायगोनल है पहला, पहले तो देख लेते हैं कि ये जो मिड पॉइंट है इसको नाम दे देते हैं ई। फिर उसके बाद आते हैं दूसरे डायगोनल के, यहाँ इस डायगोनल के ऊपर, और इस मिड पॉइंट को नाम दे देते हैं एफ। फिर उसके बाद इसके अपोजिट जो साइड है ए डी सी, इसको नाम दे देते हैं जी। और रह जाएगी हमारे पास ये लास्ट डायगोनल, इसको नाम दे देते हैं एच। इन चारों के मिड पॉइंट्स। अब हम इनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं और हमने यही प्रूव करना है कि ये जो अब नई फिगर आई है ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, यानी कि ई को एफ के साथ, एफ को जी के साथ, जी को एच के साथ। ये दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं, जी को कनेक्ट करेंगे एच के साथ, और लास्ट में ई को कनेक्ट किया एच के साथ। तो ये जो नई फिगर आई है ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, यानी कि ई एफ जी एच इज ए पैरेललोग्राम। तो प्रूफ में कहते हैं कंसिडर अ क्वाड्रिलेटरल हैज शोन इन फिगर। और उसके बाद कहते हैं लेट ए बी सी डी हैज पोजीशन वेक्टर्स ए बी सी एंड डी। इनके पोजीशन वेक्टर्स को भी हमने नाम दे दिया ए बी सी एंड डी। फिर हम कहते हैं लेट ई एफ जी एच बी मिड पॉइंट्स। ये हैं हमारे पास मिड पॉइंट्स किस किस के। ई मिड पॉइंट है ए बी का, एफ मिड पॉइंट है ए सी का, और जी मिड पॉइंट है डी सी का, एंड जो एच है वो मिड पॉइंट है डी बी का रिस्पेक्टिवली। अब हम इन सब की वैल्यूज फाइंड करते हैं। सबसे पहले ओ ई। तो ई किसका मिड पॉइंट है, ये है ए और बी का, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। फिर उसके बाद देखते हैं ओ एफ, ये मिड पॉइंट है ए और सी का, तो ये आ जाएगा ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। फिर उसके बाद आते हैं जी पे, तो जी मिड पॉइंट है सी और डी का, तो ओ जी हमारे पास आ जाएगा सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2, और आ जाएगा हमारे पास ओ एच। तो एच मिड पॉइंट है बी और डी का, तो ये आ जाएगा हमारे पास बी प्लस डी होल डिवाइडेड बाई 2। अब हमने क्या प्रूव करना है, हमने प्रूव करना है कि ये जो फिगर है ई एफ जी एच ये एक पैरेललोग्राम है, यानी कि वी हैव टू प्रूव दैट, हमने ये प्रूव करना है कि ई एफ जी एच इज अ पैरेललोग्राम। इसको पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये जो आपके पास फिगर है इसमें एफ जी, यानी कि एक ऐसी साइड जो एफ से जी तक आ रही है, ये इक्वल है ई एच के। एफ जी इज इक्वल टू ई एच। अगर ये प्रूव हो जाए तो ये प्रूव हो जाएगा कि हमने प्रूव कर दिया एफ जी इज इक्वल टू ई एच। अब हमने ये प्रूव करना है, अगर ये प्रूव हो गया तो इसका मतलब वो पैरेललोग्राम है, वही तो हमने प्रूव करना है। अब यही प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं एफ जी को। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हम फाइंड करते हैं एफ जी किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास ओ जी माइनस ओ एफ। ओ जी किसके इक्वल है, ओ जी अभी हमने फाइंड किया, ये इक्वल है सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2, माइनस ओ एफ ये इक्वल है हमारे पास ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ये आ जाएगा हमारे पास सी प्लस डी माइनस ए माइनस सी होल डिवाइडेड बाई 2। सी कैंसिल हो गया माइनस सी के साथ, तो यूँ मेरे पास आंसर आ गया डी माइनस ए होल डिवाइडेड बाई 2। इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। ये आंसर आया मेरे पास एफ जी का। एफ जी फाइंड कर लिया। दूसरी चीज़ जो फाइंड करनी है वो है ई एच। ई एच किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा ओ एच माइनस ओ ई। वैल्यूज पुट करते हैं। ओ एच का मतलब बी प्लस डी और डिवाइडेड बाई 2 माइनस ओ ई, ये इक्वल है ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2।
ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। दिस इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास बी प्लस डी माइनस ए माइनस बी होल डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से बी माइनस बी से कैंसिल हो गया तो मेरे पास रिजल्ट आ गया डी माइनस ए होल डिवाइडेड बाई 2। ये किसके इक्वल आया? ये इक्वल आया ई एच के। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। तो अगर आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को देखें तो हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से ये प्रूव हो गया कि एफ जी और ई एच ये इक्वल है। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो यहाँ से ये भी प्रूव हो गया कि ई एफ जी एच इज अ पैरेललोग्राम, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। कहता है प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपीजियम। अब हमें क्वाड्रिलेटरल नहीं दी हुई बल्कि एक ट्रेपीजियम दी हुई है, तो अब हमने एक ट्रेपीजियम ड्रॉ करनी है। ट्रेपीजियम एक ऐसी फिगर होती है जिसके ऑपोजिट साइड जो है वो पैरेलल होती हैं। तो यहाँ पे हम एक ट्रेपीजियम ड्रॉ कर लेते हैं जिसकी सिर्फ दो ऑपोजिट साइड जो है वो पैरेलल होती हैं और बाकी पैरेलल नहीं होती। तो और इनको आपस में ज्वाइन कर लेते हैं, इस टर्म को इसके साथ और इसको इसके साथ। इस ट्रेपीजियम को नाम दे देते हैं। सपोज ये हमारे पास ए बी सी एंड डी। अब हमने ड्रॉ करने हैं इसके डायगोनल्स भी। पहला डायगोनल जो ए को कनेक्ट करेगा सी के साथ, दूसरा डायगोनल जो बी को कनेक्ट करेगा डी के साथ। अब ये जो दो डायगोनल्स हैं इनके मिड पॉइंट भी हमने फाइंड करने हैं। तो लेट्स सपोज ये है हमारे पास मिड पॉइंट ए और सी का, और ये है हमारे पास मिड पॉइंट डी और सी का, और अब हम इनको कनेक्ट करते हैं आपस में। तो ये नाम दे देते हैं ई और इसको नाम दे देते हैं एफ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कहता हूँ कंसिडर कंसिडर अ ट्रेपीजियम। इस ट्रेपीजियम को हमने नाम दिया ए बी सी डी एज शोन इन फिगर। इस फिगर में एक ट्रेपीजियम ले ली ए बी सी डी। अब हम कहते हैं लेट स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी एंड स्मॉल डी बी पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए बी सी एंड डी रेस्पेक्टिवली, कि इनके जो पोजीशन वेक्टर्स हैं वो हैं ए बी सी और डी। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं ए सी। तो ये आ जाएगा हमारे पास ए सी इज इक्वल टू, क्योंकि ए सी फाइंड करने की जरूरत नहीं है, हमें ये पता होना चाहिए कि जो ई है वो किसका मिड पॉइंट है। तो ई मिड पॉइंट है ए और सी का, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। और एफ वो किसका मिड पॉइंट है? वो मिड पॉइंट है हमारे पास बी और डी का, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास बी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे सबसे पहले फाइंड करते हैं ई एफ। ई एफ किसके इक्वल हो जाएगा? ई एफ इक्वल हो जाएगा हमारे पास ओ एफ माइनस ओ ई। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ओ एफ का मतलब बी प्लस डी होल डिवाइडेड बाई 2 माइनस ओ ई का मतलब ए प्लस सी होल डिवाइडेड बाई 2। दोनों में जो 1/2 है वो कॉमन है, तो हम 1/2 को कॉमन दे लेते हैं। बाकी रह जाएगा हमारे पास बी प्लस डी माइनस ए माइनस सी, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 इंटू बी माइनस ए माइनस सी माइनस डी। मैंने माइनस को कॉमन ले लिया ताकि डी जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाए और सी जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाए। दिस इज इक्वल टू 1/2 बी माइनस ए। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ बी ए, सॉरी ए बी, क्योंकि सेकंड माइनस फर्स्ट होता है। तो यह आ जाएगा हमारे पास ए बी माइनस, यहाँ पे मैं इसको लिखूंगा डी सी। और यही चीज़ मैंने फर्स्ट पार्ट में प्रूव करनी थी। तो यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं 1। क्यों? क्योंकि देखें अगर आप क्वेश्चन में, तो उसमें क्या कहा हुआ है कि शो डैट the midpoint of the diagonal of a trapezium is parallel to the third side and its length is half the difference of the lengths of the parallel side। यानी कि हाफ और पैरेलल कौन सी हैं? ए बी और डी सी, ये दोनों पैरेलल हैं, तो इनके डिफरेंस का हाफ है, यानी कि इनका डिफरेंस हमने अभी फाइंड किया। ये देखें ए बी माइनस डी सी, ये इनका डिफरेंस और उसका हाफ। तो पहली बात जो होगी वो प्रूव होगी। दूसरी बात प्रूव करने के लिए मैं लिखूंगा सिंस ए बी इज पैरेलल टू डी सी और ए बी पैरेलल है, तो इसका मतलब कि हम लिख सकते हैं डी सी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए बी, क्योंकि दो वेक्टर्स अगर पैरेलल हों तो वो एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल होते हैं। तो इसको अब यूज करेंगे यूजिंग इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में ऑलरेडी हम लेके चल रहे हैं ई एफ को, तो ई एफ अब इक्वल हो जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू ए बी माइनस लेमडा टाइम्स ए बी। तो ए बी कॉमन आ सकते हैं, तो ए बी जब कॉमन लेंगे हमारे पास तो ये आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1 माइनस लेमडा इंटू ए बी। और इसके मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ लैम्डा 1 टाइम्स ए बी, क्यों ये जो नया जो पूरा एक ये भी तो एक कांस्टेंट डी स्केलर है। इस स्केलर को मैंने एक नया नाम दे दिया लैम्डा 1। तो यहाँ से ई एफ जो है वो इक्वल हो गया लैम्डा 1 टाइम्स ए बी, यानी कि मैं लिख सकता हूँ कि जो वेक्टर है ई एफ इज पैरेलल टू वेक्टर ए बी। और यही चीज़ हमने सेकंड में प्रूव करनी थी। यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, जिसमें कहता है ओ पी क्यू आर इज ए ट्रेपीजियम मेड फ्रॉम 3 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स विद ओ पी इज इक्वल टू आर, ओ एस इज इक्वल टू एस एंड एम इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। अब वो कहता है राइट पी एस इन टर्म्स ऑफ आर एंड एस। आर पी एस को इन टर्म्स ऑफ आर एंड एस को आपने
लिखना है। तो सबसे पहले तो ये देखें, तो अगर ये ओ से लेकर पी तक ये अगर हमारे पास गिवन दिया हुआ है आर, तो ये जो लेंथ है यानी कि एस से लेकर क्यू तक ये भी हमारे पास हो जाएगी आर। और अगर ओ से लेकर एस तक ये स्मॉल एस है, तो एस से लेकर आर तक ये जो लेंथ है ये भी हमारे पास स्मॉल एस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो सारी साइड्स होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे मुझे कनेक्ट करना है पी और एस को, तो मैं ये जो P को कनेक्ट करता हूँ S के साथ, तो मेरे पास यहाँ पे एक ट्राइंगल बनती है। इस ट्राइंगल में मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल OPS। OPS इसमें ये आपको ये नजर आ रहा होगा कि रिजल्टेंट कौन सा है। रिजल्टेंट वो होता है जो हेड को हेड से, टेल को टेल से कोइंसाइड करता है। तो ये वाली जो साइड है यानी कि स्मॉल s, ये रिजल्टेंट है किसका? R प्लस पी एस का। और यहाँ से फिर पी एस किसके इक्वल हो जाएगा? पी एस इक्वल हो जाएगा हमारे पास S माइनस आर। पहली चीज जो हमने फाइंड करनी थी वो फाइंड कर ली। उसके बाद आते हैं दूसरी साइड पे, क्या कहते हैं? शो डैट ओ क्यू इज पैरेलल टू एस एम। आपने प्रूव करना है कि ये जो ओ क्यू है ये पैरेलल है किसके? एस एम के। तो अब सबसे पहले फाइंड करते हैं क्यू एम की वैल्यू। क्यू एम क्या है? ये जो साइड है यानी कि कनेक्ट कर रही है इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ, ये है हमारे पास क्यू एम। तो अब हम फाइंड करते हैं, तो अब यहाँ पे हम एक नई ट्राइंगल बनाते हैं, कनेक्ट करते हैं किसको किसके साथ? हम कनेक्ट करते हैं ओ को क्यू के साथ। तो जब हम ओ को क्यू के साथ कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास एक ट्राइंगल बनेगी। कौन सी ट्राइंगल को हम लिखते हैं? इन ट्राइंगल ओ एस क्यू। इन ट्राइंगल ओ एस क्यू। इस ट्राइंगल में हमारे पास रिजल्टेंट क्या है? तो रिजल्टेंट यहाँ पे है हमारे पास ओ क्यू। किसका रिजल्टेंट है? ओ क्यू रिजल्टेंट है हमारे पास ओ एस प्लस एस क्यू का। तो ओ एस किसके इक्वल है? ओ एस हमारे पास इक्वल है स्मॉल एस के, प्लस एस क्यू किसके इक्वल है? एस क्यू इक्वल है आर के। तो ये आ जाएगा हमारे पास ओ क्यू का आंसर। अब एक और ट्राइंगल भी हमारे पास यहाँ पे अब ये जो मिड एम है ये किसका मिड पॉइंट है? ये क्यू और आर का मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे क्या मैं लिख सकता हूँ? ओ एम, यानी कि मैं लिख सकता हूँ ओ एम इज इक्वल टू ओ क्यू प्लस ओ आर होल डिवाइडेड बाई टू। यानी कि यहाँ से मैं इसकी वैल्यू फाइंड करूंगा। ओ क्यू का मतलब ये हमारे पास है एस प्लस आर डिवाइडेड बाई ओ आर, ये हमारे पास एस प्लस एस, टू एस होल डिवाइडेड बाई टू। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3s प्लस आर होल डिवाइडेड बाई टू। किसका आंसर आ गया? ओ एम का। अच्छा, अब हम क्या फाइंड करना चाहते हैं? हम फाइंड करना चाहते हैं एस एम। अब एस एम किसके इक्वल है? तो एस एम इक्वल हो जाएगा हमारे पास ओ एम माइनस ओ एस। ओ एम अभी हमने फाइंड किया, यह इक्वल आ जाएगा हमारे पास 3s प्लस आर होल डिवाइडेड बाई टू माइनस ओ एस। तो ओ एस अगर हम ग्राफ में देखें तो हमें पता चलता है ओ एस इक्वल टू एस, स्मॉल एस के इक्वल है। तो ये आ जाएगा हमारे पास स्मॉल एस। ब्रैकेट ओपन करते हैं, सॉरी, टू को एस के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। 3s प्लस आर माइनस टू एस होल डिवाइडेड बाई टू। टू होल के नीचे आ जाएगा एल्सियम लेने के बाद 3s माइनस टू एस। तो ये आ जाएगा हमारे पास s प्लस आर होल डिवाइडेड बाई टू। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2 इंटू एस प्लस आर, यानी कि 1/2 एस प्लस आर। और एस प्लस आर देखें किसके इक्वल है? ओ क्यू के। यानी कि 1/2 इंटू ओ क्यू। एस एम इक्वल आ गया हाफ ऑफ ओ क्यू। और यही चीज़ तो हमने प्रूव करनी थी कि जो एस एम है वो फिर इक्वल हो जाएगा इज पैरेलल टू ओ क्यू। क्योंकि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हों तो वो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल्स होते हैं। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी इस पार्ट में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। कहता है ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम विद ए बी पैरेलल टू डी सी। ये गिवन दिया हुआ है, ए बी जो है वो पैरेलल है डी सी के। ई इज द पॉइंट ऑफ द डायगोनल डी बी सच दैट डी इज इक्वल टू 1/3 डी बी। ये जो पॉइंट छोटा सा दिया हुआ है ई, इसमें वो इसका बता रहे हैं शो डैट बी सी इज पैरेलल टू ए ई। आपने ये प्रूव करना है कि ये जो साइड है बी सी वो पैरेलल है किसके? वो पैरेलल है हमारे पास ए ई के। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि हम ये फाइंड करते हैं कि ए सी किसके इक्वल है। ए सी एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो ए को कनेक्ट कर रही है सी के साथ। तो एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो ए को कनेक्ट कर रही है सी के साथ, ये हम पहले फाइंड करते हैं। तो इसके लिए हमें ट्राइंगल चाहिए। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल? ए डी सी। इन ट्राइंगल ए डी सी। तो ये जो ट्राइंगल है ए डी सी, इसमें आप मुझे बता सकते हैं कि रिजल्टेंट क्या है? तो रिजल्टेंट यहाँ पे है ए सी, जो हेड को हेड से और टेल को टेल से कोइंसाइड कर रहा है। ए सी किसके इक्वल आ जाएगा? ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास ए डी प्लस डी सी। और ए डी किसके इक्वल है? 3b। और डी सी किसके इक्वल है? ये इक्वल है हमारे पास 18a। पहली चीज ये आ गई। अब एक और ट्राइंगल, इन ट्राइंगल इसी के साथ ही ट्राइंगल है ए बी सी। ए बी सी, इस ट्राइंगल में रिजल्टेंट क्या है? तो रिजल्टेंट अगेन ए सी ही है। यानी कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ए सी किसका रिजल्टेंट है? ये रिजल्टेंट है हमारे पास ए बी प्लस बी सी का। और यहाँ से मैं बी सी की वैल्यू फाइंड करता हूँ, यानी कि मैं लिख सकता हूँ कि बी सी इज इक्वल टू ए सी माइनस ए बी। वैल्यू पुट कर देते हैं। ए सी अभी हमने फाइंड किया 3b प्लस 18a माइनस ए बी गिवन दिया हुआ है 12a के। और यूं ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 3b
प्लस 6a, यानी कि यहाँ पे अगर आप देखें तो क्या चीज़ कॉमन है, बी सी, दिस इज इक्वल टू 3 कॉमन, रह जाएगा हमारे पास 2b, b प्लस 2a, सॉरी b प्लस 2a, इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर बी। अब हमने वो किसके ऊपर प्रूव करना है इसको, पैरेलल ए ई के, यानी कि अब हमें चाहिए किसी तरह ए ई का आंसर। अब ए ई के आंसर को फाइंड करने के लिए मैं एक और ट्रायंगल ऐड करता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये जो दूसरी ट्रायंगल है ए डी एंड बी, यानी कि अब इस ट्रायंगल में मैं पहले फाइंड करूंगा डी बी की वैल्यू, तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ए डी बी, इन ट्रायंगल ए डी बी। ए डी बी में मुझे आप बता सकते हैं रिजल्टेंट क्या है, तो रिजल्टेंट यहाँ पे है ए बी, जो हेड को हेड से कोइंसाइड कर रहा है और टेल को टेल के साथ, तो मैं लिखूंगा इन राइट ट्राइंगल ए बी डी, जो हमारे पास रिजल्टेंट है वो है ए बी, जो कि किसका रिजल्टेंट है, ए डी प्लस डी बी का। यहाँ से मैं डी बी का आंसर फाइंड करूंगा, डी बी यहाँ से किसके इक्वल हो जाएगा, डी बी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए डी, दोनों की जगह इसकी वैल्यू पुट करूंगा। ए बी दिया हुआ है हमें 12a और ए डी दिया हुआ है 3b, तो ये हमारे पास आंसर आ गया डी बी का। अब हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, हम फाइंड करना चाहते हैं डी ई, डी ई ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, डी ई इज इक्वल टू 1/3 इंटू डी बी, यानी कि वैल्यू पुट कर देते हैं 1/3, और डी बी किसके इक्वल है, 12a माइनस 3b, क्या चीज़ कॉमन है, 3 कॉमन है, तो 3 जब कॉमन लेंगे तो डिवाइडेड बाई 3 से ये कैंसिल हो जाएगा और अंदर रह जाएगा आपके पास 4a माइनस b, ये आंसर आ गया हमारे पास डी ई का। अब हमने क्या फाइंड करना था कि जो डी ई है वो सॉरी हमने फाइंड करना था कि ए ई इज पैरेलल टू बी सी। तो अब हम एक नई ट्राइंगल लेट करते हैं इन ट्राइंगल ए डी ई। इस नई ट्राइंगल में अगर आप देखें तो रिजल्टेंट है आपके पास ए ई, तो मैं लिख सकता हूँ ए ई इज इक्वल टू ए डी प्लस डी ई, ए ई एज इट इज आ जाएगा। ए डी किसके इक्वल है, ए डी हमें क्वेश्चन में गिवन, ए डी इक्वल है हमारे पास 3b और प्लस डी ई अभी हमने फाइंड किया, ये इक्वल था हमारे पास 4b माइनस बी, तो ये आ जाएगा हमारे पास दिस इज इक्वल टू 4a माइनस बी, सॉरी इसको करेक्ट कर ले, ये इक्वल है 4a माइनस बी, ये आ गया हमारे पास 4a प्लस 2b, क्या चीज़ कॉमन है यहाँ से, 2 कॉमन है, रह जाएगा हमारे पास 2a प्लस बी। अब यहाँ पे ये जो आंसर आया इसको हम 3 से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 2a प्लस बी। अच्छा मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि 2/3 के अलावा बाकी ये जो आंसर है ये इक्वेशन 2 से आपको पता चल रहा है कि ये बी सी के इक्वल है, तो यहाँ से हमने ये प्रूव कर दिया कि ए ई इज इक्वल टू 2 टाइम्स बी सी, यानी कि प्रूव हो गया कि जो आपके पास वेक्टर है ए ई ये पैरेलल है किसके, इज पैरेलल टू बी सी, और यही चीज़ तो हमने प्रूव करनी थी। तो अब हमारे पास रह गया इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें वो कहता है ए बी सी डी ई एफ इज ए रेगुलर हेक्सागन एज शोन इन फिगर, इफ ए बी इज इक्वल टू ए एंड बी सी इज इक्वल टू बी देन एक्सप्रेस ए सी डी ई एफ डी ए ई बी एफ ए एंड एफ सी इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि ए सी किसके इक्वल है, तो ए सी के लिए हमें ये ट्राइंगल बनानी पड़ेगी जो ए को कनेक्ट करेगी सी के साथ, तो ये तो रिजल्टेंट बन गया ए और बी का, तो ए सी इज इक्वल टू किसका रिजल्टेंट है, ए बी प्लस बी सी, ए बी किसके इक्वल दिया हुआ है ए के और बी सी किसके इक्वल दिया हुआ है बी के, तो ये जो पहली चीज़ है ये हमने प्रूव कर दिया, यानी कि ए सी का आंसर आ गया। अब हम फाइंड करना है कि सी डी किसके इक्वल है, तो सी डी के लिए हम क्या करते हैं, तो सी डी को प्रूव करने के लिए पहले हम क्या करते हैं कि डी को कनेक्ट करते हैं ए के साथ, तो हमें पता है कि रेगुलर हेक्सागोन में जो होता है हमारे पास डायगोनल होता है वो डबल होता है उसके पैरेलल साइड्स का, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स बी सी, क्योंकि ए डी जो पैरेलल है वो बी सी की है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2b। अब एक नई ट्राइंगल हमारे पास आ गई, कौन सी ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए सी डी, ये जो ट्राइंगल आ रही है ए सी डी, इसमें रिजल्टेंट क्या है, तो रिजल्टेंट यहाँ पे आपके पास ए डी आ रहा है, यानी कि मैं लिख सकता हूँ ए डी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी डी, तो यहाँ से सी डी किसके इक्वल हो जाएगा, सी डी इक्वल हो जाएगा हमारे पास ए डी माइनस ए सी, ए डी किसके इक्वल है, ए डी अभी हमने फाइंड किया 2b के, माइनस ए सी की जगह उसकी वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस ए माइनस बी, और यूँ सिंप्लीफाई होने के बाद ये हमारे पास आंसर आ जाएगा बी माइनस ए। फिर देखते हैं ई एफ, ई एफ ये ऑपोजिट साइड है, तो ई एफ जो है वो उसकी जो लेंथ है वो तो बी सी के इक्वल है लेकिन साइड ऑपोजिट है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो साइड है ई एफ दैट इज इक्वल टू माइनस बी सी, क्यों, क्योंकि इनकी लेंथ तो सेम है ऑपोजिट है लेकिन डायरेक्शन चेंज है, तो ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास माइनस बी के, ई एफ भी हमने फाइंड कर लिया। डी ए, डी ए किसके इक्वल हो जाएगा, देखें डी ए हमारे पास इक्वल हो जाएगा माइनस ए डी, वैक्टर की जगह चेंज करो तो डायरेक्शन चेंज हो जाती है, और ए डी किसके इक्वल है 2b के, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 2b, तो ए डी भी हमने डी ए भी हमने फाइंड कर लिया। ई बी, ई बी हमारे पास ये एक
लाइन है, एक डायगोनल है जो किसके पैरेलल है, तो ये डायगोनल अगर आप देखें तो डी सी के पैरेलल है। ई बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स डी सी हम लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि डायगोनल है ना और रेगुलर हेक्सागोन है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ई बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स डी सी, और डी सी किसके इक्वल है, देखें सी डी हमारे पास है बी माइनस ए, तो डी सी किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा ए माइनस बी के, क्योंकि डायरेक्शन चेंज तब होती है जब माइनस का फर्क आता है। तो ई बी भी हमने फाइंड कर लिया। रह गया एफ ए, एफ ए के लिए यहाँ से यहाँ तक हमें आना पड़ेगा, और अगेन ये देखें एफ ए और डी सी ये सेम है, क्यों, क्योंकि पैरेलल है ये, और यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये एग्जैक्टली सेम है, एफ ए इज इक्वल टू डी सी। यहाँ पे हम फाइंड करेंगे, सॉरी, एफ ए इज इक्वल टू डी सी, और डी सी अभी हमने फाइंड किया था कहीं शायद, सॉरी सी डी फाइंड किया था, तो उसका ऑपोजिट ए माइनस बी हो जाएगा। ये भी हमने फाइंड कर लिया। और उसके बाद रह गया हमारे पास एफ सी। अब देखते हैं कि एफ सी क्या है। तो एफ सी हमारे पास ये भी एक डायगोनल है जो किसके पैरेलल है, तो एफ सी पैरेलल है ए बी के, यानी कि उसका डबल हो जाएगा। एफ सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए बी, हम लिख सकते हैं एफ सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए बी। और ए बी अभी हमने फाइंड किया था, ए बी किसके इक्वल था, सॉरी हमें क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है कि ये 2 ए के इक्वल है। तो जो जो चीज़ें हमने फाइंड करनी थी उनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। हमने फाइंड करना था एफ सी की वैल्यू, ये भी हमने फाइंड कर ली। फिर उसके बाद हमने फाइंड करना था एफ ए की वैल्यू, ये भी हमने फाइंड कर ली। फिर उसके बाद हमने फाइंड करनी थी ई बी की वैल्यू, ये यहाँ पे हमने फाइंड कर ली। डी ए की वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड की है। ये हमारे पास आंसर आया है ई एफ का। ये हमारे पास आंसर आया है सी डी का। और उसके बाद ये ए सी जो हमने स्टार्ट में फाइंड करना था। तो यहाँ पे हमने सबको इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी एक्सप्रेस कर दिया, और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और इसी के साथ ही हमारी जो एक्सरसाइज है 3.1 वो भी कंप्लीट हो गई।